क्या कभी किसी माँ ने सोचा होगा कि अपने छोटे से लाडले को दी जाने वाली मीठी सी दवाई, जिससे वो उम्मीद करती है कि उसके लाडले की खांसी ठीक हो जाएगी, वो एक दिन जानलेवा साबित होगा। Contaminated cough syrup. Following reports of child deaths linked to substandard cough syrups. में आज बात करेंगे जहरीले कफ सिरप की। The killer cough syrup is growing in India. Death toll in Madhya Pradesh now has reached 20 innocent children. The killer cough syrup. कफ सिरप पीकर बच्चों की मौत कैसे हुआ और क्यों हुआ होगा? जो ड्रग्स में मिलाई गई दवा है जिसके कारण डेथ हुई है वो है डाइथाइलिन ग्लाइकोल। ये इतने हार्मफुल सब्सटेंस है कि इवन ए स्मॉल कंसंट्रेशन अगर हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा किडनी शट डाउन, हार्ट फेलियर, ब्रेन में डैमेज और डेथ करा सकता है। ओह माय गॉड। बच्चों के या कोई भी सिरप पे हमें दो चीज़ों से मिश्रण से बनती है दवा, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। चैलेंज कहाँ है, सॉल्यूट में या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट में। मेडिसिन एक मार्केट में आने से पहले 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। ऐसा क्या होता है एक्सपायरी में कि दवा खराब हो जाती है? तो मुझे कैसे पता कि 500 रुपये वाली दवाई अच्छी है या 50 रुपये वाली भी सेम इफेक्ट की है? पहला चीज़ ये करना है कि क्या आपको डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया है। 2 रुपए के आगे पीछे के वजह से आप अपने बच्चे की क्वालिटी या अपनी हेल्थ को खराब करते हैं। तो लेबल, बैच नंबर, मैन्युफैक्चर पर कौन कौन सा चीज़ को ध्यान देना चाहिए हमको? एक्सपायरी जरूर पढ़ना चाहिए मुझे। कफ सिरप बच्चों को देना कब सीधा रिस्क है? किसी से भी पूछ करके कफ सिरप नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर एग्जामिन ना करे। 5 साल के बच्चों में कफ कोल्ड के लिए WHO और पेडियाट्रिक गाइडलाइंस ब्रॉडली क्या कहती है? कफ की कोई सिरप या ड्रॉप नहीं देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स पॉडकास्ट में आप सारे लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। क्या कभी किसी माँ ने सोचा होगा कि अपने छोटे से लाडले को दी जाने वाली मीठी सी दवाई, जिससे वो उम्मीद करती है कि उसके लाडले की खांसी ठीक हो जाएगी, वो एक दिन जानलेवा साबित होगा? कभी किसी ने भी ये ख्वाब भी नहीं देखा होगा, और हम जब सुबह सुबह उठे तो हमने अखबार में देखा कि 460 गुना जहर था उस खांसी वाली दवाई में। कौन जिम्मेवार है? डॉक्टर, दवा निर्माण करने वाली कंपनी या सिस्टम? हमने सोचा कि क्यों नहीं दवा पे ही बात कर ली जाए और दवा को रेफर करने वाले किसी डॉक्टर से बात की जाए कि कहाँ लूपहोल है, चुनौतियाँ क्या है, क्या हम और हमारा सिस्टम एक नैतिक जिम्मेवारी लेने को तैयार है। हम आज अपने मेहमान, जो कि MD हैं पेडियाट्रिक्स में और 4 वर्षों का अनुभव है बच्चों के इलाज करने के लिए, रांची के जाने माने हॉस्पिटल में ये पेडियाट्रिशियन हैं, और आज हम उनसे सवाल करेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक कफ सिरप या तो रेफर किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा या बनाया जा रहा है दवा निर्माता के द्वारा, या एज ए पेरेंट्स भी, मैं पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा, हमारा अमूमन प्रैक्टिस होता है कि हम किसी केमिस्ट के यहाँ गए, किसी फार्मासिस्ट के पास गए और मैंने बोला कि एक कफ सिरप दे दो, और वो कफ सिरप रेफर कर देता है। हम देखते भी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, बैच क्या है, उसमें लगा हुआ लेबल पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कितना ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन हमें जानना, ये भी हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से। हम कोशिश करेंगे कि उन सब बातों को डिकोड किया जाए जो बात आप तक पहुंचना चाहिए, जिस बात को आपको जानना चाहिए। आइए स्वागत करते हैं हम अपने पॉडकास्ट पे डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। थैंक यू अमित जी, प्लेजेंट इज ऑल माइन। बताइए अमित जी, हम लोग आज क्या करने वाले हैं? सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि
मैं ऑडियंस से कनेक्ट होने से पहले चाहता हूं कि आप अपने से एक अपना छोटा प्रोफाइल बताएं कि आप इतनी कम उम्र में क्या क्वालिफिकेशन और क्या अनुभव के साथ बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अमित जी, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल है। मैंने MBBS BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से करी है। देन मैंने अपनी MD डिग्री मतलब मास्टर डिग्री पीडियाट्रिक्स में VS हॉस्पिटल से करी है, और साथ ही साथ फिर मैंने फेलोशिप करी है वाडिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई से। उसके बाद मैंने यहाँ पे आकर के रांची में एज ए कंसल्टेंट सेवा सदन हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है। फ़िलहाल अभी मैं सेवा सदन हॉस्पिटल के साथ ही अटैच हूँ पिछले 2 सालों से। सवाल वही है कि भारत जैसे देश में जहाँ बच्चों के बीच में अभी पोषण और स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, ठीक है, वहाँ दवा में जहर मिलना एक हादसा नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था पे भी सवाल है। और उस दवा के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि दवा के जो ऊपर लिखा होता है लेबल पे, वो इन्फॉर्मेशन से एक पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए। लेकिन शुरुआत करते हैं कि उसी घटना से कि कफ सिरप पीकर बच्चों की मौत, इसको थोड़ा आम भाषा में समझाइए कि कैसे हुआ और क्यों हुआ होगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अमित जी, आप बात करना चाहते हैं जो अभी रिसेंट में इंसिडेंट हुआ है MP और राजस्थान में। बेसिकली 14 बच्चों की डेथ हुई है, 20 बच्चे से ज़्यादा, मे बी रिसेंट डेटा, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन जो 2 डिफरेंट थिंग है, एक चीज़ है MP का केस और एक है राजस्थान का केस, है ना। हमें दोनों को 2 अलग अलग नज़रिए से देखना होगा। MP के केस पे बात करें तो उस केस में जो ड्रग्स में मिलाई गई दवा है जिसके कारण डेथ हुई है वो है डाइथाइलिन ग्लाइकोल। अभी पूरी हमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है, ये दवा में क्यों मिलाई गई और क्या इससे डेथ हो सकती थी या कंसंट्रेशन की वजह से डेथ। तो डाइथाइलिन ग्लाइकोल एक जो केमिकल है, ये एक्चुअली यूज़ होती है पेंट कंपनी, व्हीकल्स कंपनी, मोटर व्हीकल्स लोग यूज़ करते हैं, है ना। आइडियली ये दवा में मिलाना बैन है हमारे गाइडलाइन के हिसाब से, हमारे CDC और ड्रग कंट्रोलर जो गाइडलाइन है उनके हिसाब से ये बैन है। ये पहला केस नहीं है, हम बीइंग अ इंडियन पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं। डाइथाइलिन ग्लाइकोल का ही सेम केस पनामा में हुआ है 2006 आई थिंक अराउंड, देन गैम्बिया में 2022 एंड देन MP में। सो सेम केसेस हुए हैं। इश्यूज़ क्या है, डाइथाइलिन ग्लाइकोल करती क्या है, ये इतने हार्मफुल सब्सटेंस है कि इवन ए स्मॉल कंसंट्रेशन अगर हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा किडनी शट डाउन, हार्ट फेलियर, ब्रेन में डैमेज और डेथ करा सकता है। कंसंट्रेशन पे हम लोग बात नहीं करते हैं, आई एम टेलिंग अबाउट इवन ए स्मॉल अमाउंट। तो फिर क्यों मिलाई गई? एक्चुअली क्या होता है अमित जी कि बच्चों के या कोई भी सिरप पे हमें 2 चीज़ों से मिश्रण से बनती है दवा। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। क्या मतलब है, जैसे कि हम एक ग्लास में पानी में चीनी घोलते हैं तो जो चीनी है वो सॉल्यूट है और पानी जो है वो सॉल्वेंट है। तो सेम तरीके से हमें जब दवा घोलनी होती है तो हमें एक दवा चाहिए और एक उसको घोलने की दवा। घोलने की जो पदार्थ होता है जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं वो एक अच्छा खासा कॉस्ट बियर करता है फार्मा कंपनी को, बट उसको चीप करने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, दिस डाइथाइलिन ग्लाइकोल इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। तो इसमें कोई भी चीज़ जल्दी घुल जाती है और सस्ती हमें बहुत पड़ती है। तो टू कट डाउन द अमाउंट, फिर से थोड़ा ब्रीफ करेंगे बहुत लेवल लैंग्वेज में कि एक तो सॉल्वेंट है और एक है सॉल्यूशन। सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। हाँ, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। चैलेंज कहाँ है, सॉल्यूट में या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट में। ओके, क्योंकि सॉल्यूट तो सेम होने वाला, वो है दवा, मेडिकेशन, ठीक है। अब उसको घोलना है हमें, है ना। कभी हम देखते हैं कि कोई दवा में लिखा होता है ये मैंगो फ्लेवर है, ये चेरी को फ्लेवर है, तो दवा का तो चेंज नहीं हो सकता। सो मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है क्या, वो सॉल्वेंट है। ओके, सो जो डाइथाइलिन ग्लाइकोल है वो एक सॉल्वेंट है सस्ता फॉर्म में। अच्छा, तो क्या ये ऑप्शन नहीं होता कि हम उस जो सॉल्वेंट है
वो हम लोग पानी, जैसे बाकी दवाई में कभी कभी आता है ना कि हमारे पास कि सिरप बॉटल में है भाई, अलग से सॉल्वेंट अवेलेबल है तो मिक्स करके पी लो जी। तो फिर दिक्कत क्या है, ऐसी दवा करके वो क्यों नहीं बेचते हैं? दो कारण हैं कि एक तो हर दवा हर चीज में मिलती नहीं है। जैसा अभी आपने पानी बोला, हम पानी में चीनी मिला सकते हैं, तेल नहीं। ओके, बराबर है। दूसरी चीजें हैं कि पाउडर फॉर्म में आएगी और पानी अलग से दे। पाउडर फॉर्म और पानी में जो पाउडर होगा उसका सेल्फ लाइफ मेंटेन करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो अक्सर आप देखेंगे जो पाउडर वाली दवा होती है इन जनरल वो जल्दी एक्सपायर होती है, एक्सपायरी डेट। और जो सॉल्यूशन होती है, जो हम कफ सिरप या कोई और सिरप लेते हैं ताकत की, उसके 2-2 साल तक एक्सपायरी होती है। तो ये चैलेंजेस आते हैं जो कंपनी को बियर करने पड़ते हैं, फार्मा कंपनीज को। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि सॉल्यूशन दे दोनों को मिक्स करके। नहीं, ये हर फार्मा कंपनी इस पे नहीं करती है। ओके। सो जो ब्रांडेड जो एक अच्छी कंपनियां होती हैं वो इस पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती और उनको बहुत सारे टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है। पर कुछ लोकल कंपनी या अनब्रांडेड जेनरिक कंपनी जो आती है वो इसका इस्तेमाल कभी कभी करती हैं। बहुत सारा वर्ड आपने एक साथ बोल दिया, अनब्रांडेड, जेनरिक, छोटी कंपनियां, लोकल कंपनियां, हम लोग एक एक करके डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से वहीं पे है जी कि जब एक कंपनी दवा ला रही है, ठीक है, तो इतना तो मोरल और एथिक्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सॉल्वेंट और एक क्या बोला आपने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए कॉस्ट बियर करने को रेडी हो। क्या कंपटीशन एक चैलेंज है उनके लिए? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज इंडिया मार्केट में मेडिसिन के लेवल पे जितनी फार्मा कंपनी चैलेंजेस बियर कर रही है, बहुत बड़ा चैलेंजेस है उनके लिए। क्या चैलेंज है? सबसे पहली चीज़ें हैं कि बहुत बड़े बड़े बिग बुल्स बैठे हुए हैं जिनका एक अपना नाम, एक अपने उनके पास फंड हैं जिसके लिए वो कर पा रहे हैं। दूसरी चैलेंजेस है इजी लाइसेंसिंग नहीं है। तीसरा चैलेंजेस है हमारे को कि अब वो मार्केट में जब उतरेंगी तो वो कैसे किसी को अप्रोच करें। बिकॉज अगर हम अप्रोच करने किसी को जानते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा वैल्यू है कि हमें सब लेवल से क्रॉस करना पड़ेगा। मेडिसिन एक मार्केट में आने से पहले 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है कंट्रोलर के हिसाब से, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 में मार्केट में आती है। एंड आपका अगर रिजल्ट उसका अच्छा आता है देन ओनली इट वाज रिकमेंडेड। इट इज़ अ वेरी मच टीडियस एंड वेरी मच कॉस्टली प्रोसेस। जब 4 फेज से एक मेडिसिन गुजर के बाजार में आती है साहब, तो ये बताइए कि फिर उसमें जहर कैसे मिल जाता है या डाइथिलाइन ग्लाइकोल का जैसे सब्सटेंस कैसे मिक्स हो जाता है? ये वो कंपनियां हैं जो ब्रांडेड है, आप समझिए, जो एक अच्छी कंपनियां होती हैं उनको इस 4 फेज से गुजरना है। अच्छा, लॉ तो कहता है कि हर दवाओं को गुजरना है, हर कंपनी पर दैट इज अ लूप होल। अगर आप उस लूप होल से निकल जाते हैं तो हर कंपनियां वहां से गुजर लूप होल है सिस्टम में। पैरासीटामोल है एक, मैं भी पैरासीटामोल, एक पैरासीटामोल की ये सिरप है, ये ब्रांडेड है। और ये एक पैरासीटामोल की बोतल है जो कि एक बोले लो बजट में बनने वाली कंपनियां हैं। सो इस पैरासीटामोल को 3-4 चीज़ें करनी पड़ेगी। इसकी पैकेजिंग, इसका सॉल्वेंट, इसकी जो क्वांटिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन मेडिसिन का तो कॉस्ट सिमिलर होगा। मेडिसिन का कॉस्ट सिमिलर होगा। तो फिर उनको जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनके ऊपर पैकेजिंग का कॉस्ट एक जा रहा है। पैकेजिंग और साथ में जो वो बोल रहे हैं ना कि ये 500 mg है, तो उसमें 499 mg भी नहीं होनी चाहिए, इतना वो एश्योरेंस देते हैं, उसके लिए वो पे करते हैं। ओके। और जो दूसरी छोटी कंपनियां हैं जी, वो उनके पास क्या चैलेंज है? वो यहाँ पे कैसे मैनिपुलेट करते हैं? वो यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं कि वो लिखते हैं 500 mg है, पर वो दिखाते हैं कि हमारा अभी ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेस वो, अगर आप उस बैच में, उस मैन्युफैक्चर में आप सिरप उठाते हैं और अगर 450 आता तो वो लिखा, वो उस चीज़ को प्रूफ करते हैं कि ये हमारे इस प्रोसेस के दौरान धीरे धीरे डिके हो गया। ऐसा होता है क्या? स्ट्रेंथ डिके होती है ना, दैट इज वाई हर लेवल का एक एक्सपायरी और एक मैन्युफैक्चर होता है। ऐसा क्या होता है एक्सपायरी में कि दवा खराब हो जाती है? एक्सपायरी मतलब क्या? दवा का एक्सपायरी मतलब क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि जनता क्या समझती है कि एक्सपायरी मतलब क्या होती है? जनता ये समझती है कि एक टाइम के बाद ये दवा जहर हो गया। बस, क्या ऐसा हो सकता है?
हाँ, ये भी एक टेक्निकल सवाल है, क्या दवा जहर हो सकता है ना? पहले बात तो दवा एक बड़ा आम शब्द है, हम लोग बोलते हैं ड्रग। हाँ, वो खुद में एक ड्रग है। करेक्ट। सो वो तो ड्रग है ही ना, अभी उससे क्या। सो एक्चुअली क्या होता है, जो हम एक्सपायरी डेट की बात करते हैं, हम डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं कि बॉटल खुलने के बाद या बहुत सारे आई ड्रॉप्स या सिरप में आप देखेंगे उसमें लिखा रहता है कि एक बार बॉटल खुल गई, इसके इतने दिन बाद ये काम की नहीं है। ट्रू ट्रू। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि उसके बाद से उसका स्ट्रेंथ कम हो सकता है। ये कंपनी इस चीज़ की गारंटी नहीं लेती है। ओह माय गॉड, पता है, ये तो हम भी अपने घर में गलती करते हैं। सिरप का बॉटल खुल गया, लिखा हुआ है आफ्टर ओपन 2 months के बाद ये इसका ये जो है डेट खत्म हो जाएगा, ये एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन हम तो 2 महीने के बाद भी कंज्यूम कर लेते हैं, एक्सपायरी डेट तो बचा हुआ है। हाँ, क्योंकि आप तो उसमें ये देखते हैं एक्सपायरी तो लिखी है 2027 की और अभी तो 2025 चल रहा है, तो ये 2 महीने में कैसे खराब हो सकता है? ट्रू। नहीं 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 नहीं, वो खुल गया ना। वो एयर के कांटेक्ट में, वो लाइट के कांटेक्ट में, वो सिस्टम के कांटेक्ट में, वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आया ना। जैसे वो कांटेक्ट में आया, उसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट और स्ट्रेंथ जो हम बात कर रहे थे वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। ये चैलेंजेस आते हैं कंपनियों को। उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि आप समझ रहे हैं, आप बोल रहे हैं किसी एक चीज को ऐसे पकड़ के रखना है, वो लूज नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो एक चीज समझ में आया आपसे बात करके, आज मैं खुद सीखा हूँ। लेकिन आइए बैक टू द स्टोरी। हाँ, स्टोरी ये है भाई साहब कि एक ब्रांडेड कंपनी अपने मेडिसिन कप सिरप में डाइथाइलिन ग्लाइकोल डाल रही है जस्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट। नहीं नहीं सर, आप फिर कंफ्यूज हैं। हाँ। एक ब्रांडेड कंपनी का नहीं आया है ये मुद्दा। अच्छा, ये वही कंपनी है जिसके वजह से 2022 में बैन आया था फॉर फिनाइलेफ्रिन एंड क्लोरफेनारामिन। ये सेम कोल्ड ड्रिफ्ट कंपनी है जिसको बैन उस टाइम पे भी बोला गया था कि ये मेडिसिन को आपको बैन करना है। तो इसने नई मेडिसिन को लॉन्च किया और ये फिर से ये प्रॉब्लम हुई है। तो अच्छा, तो फिर सिस्टम में क्या लूप होल है? क्यों ये ऐसे बार बार फ्लॉज आ रहा है? हाँ, सिस्टम ये बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि हम लोग सब हर कहीं ना कहीं पे सिस्टम से फाइट कर रहे हैं और प्रॉब्लम और फेस कर रहे हैं। हम लोग भी और system हम का लोग हिस्सा खुद एक सिस्टम का हिस्सा है जिस चीज़ को हम नहीं रोक पा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे कि माना कि वो लोग कंपनियां सस्ती बना रही हैं कि महंगी बना रही हैं कि कुछ भी कर रही है, पर एट द एंड ऑफ द डे उनको ड्रग कंट्रोलर से तो गुजरना है। हाँ, यहाँ सिस्टम का रोल आता है कि शायद उस पर ध्यान नहीं दिया गया या कहाँ गलतियाँ हुई। ये बड़े हायर लेवल की बात है कि उन लोगों ने क्यों इस चीज़ को पास किया। सो यहाँ सिस्टम फेलियर बोल सकते हैं जिसके वजह से ये लूप होल हुआ। हम उस पर बात नहीं करेंगे, सिस्टम तो हम भी सिस्टम के हिस्सा हैं। एग्जैक्टली। लेकिन बीइंग पेरेंट्स, मैं भी 5 साल के बच्चे का बाप हूँ, तो मैं समझना चाहता हूँ कि एज ए पेरेंट्स जब मैं मेडिसिन लेता हूँ तो मुझे कैसे पता कि 500 रुपये वाली दवाई अच्छी है या 50 रुपये वाली भी सेम इफेक्ट की है? आपने जो ये सवाल पूछा ना अमित जी, इसके में मुझे लगता है आज पूरी रात निकल जाए ना सुबह से, तो भी कम होगा इसका डिस्कशन। ये एक अपने में एक सवाल है जिसका जवाब इतने टुकड़ों में है कि शायद ख़त्म ना दे, मैं 1-2 दिन में तो ना दे पाऊँ। जस्ट ऊपर मैं बताता हूँ आपको। पहला थिंग, हर वो चीज़ जो मेडिसिन शॉप में बिक रही है वो सिर्फ इसलिए बिक रही है कि उसको डॉक्टर लिखते हैं। पहला चीज ये करना है कि क्या आपको डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया है। यही सेम चीज अगर कभी आपको अनुभव हुआ हो, आप विदेश गए हो, तो आप एक पैरासीटामोल भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं ले सकते हैं दुकान से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये है और लूप होल ये है कि आजकल डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन से पहले ये होता है कि आपने बच्चे को मेरे पास 2 बार दिखाया, हो सकता है कि दोनों बार एक ही तरह की बीमारी रही हो, सर्दी खांसी या बुखार, और मैंने आपको दवा लिख करके दी और आपने तीसरी बार आपने अपनी समझदारी से उस दवा दुकान से जा करके वो दवा ले ली। पहली गलती तो ये होती है। दूसरी गलती ये होती है कि जो हम लोग अभी रोज दर्रा ओपीडी में ये देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट जब भी आते हैं कुछ ना कुछ टाइम पीरियड से पहले वो एक दवा दुकान से खुद से या तो सेल्फ मेडिकेशन या केमिस्ट पे इतना भरोसा करके दवा लेते हैं कि जिसकी वो हमारे से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है उनको।
और मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें वो ड्रग्स होती हैं जो नहीं लेनी चाहिए, लाइक कि एंटीबायोटिक वो पहले से लेकर के आते हैं, वो ये जितनी खांसी की दवा की अभी अगर हम लोग इस पे टिके रहें तो कुछ खांसी की दवा वो लेके आते हैं जो हम लोग कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप 2 रुपए के आगे पीछे के वजह से आप अपने बच्चे की क्वालिटी या अपनी हेल्थ को खराब करते हैं। तीसरा मुद्दा यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, ज़्यादातर केसेस में, मैं 100% नहीं बोल सकता, वो चाहता है कि अपनी एक प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू रखने के लिए एक गुड मेडिसिन, एक गुड कंपनी की एक गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन रखूँ। एटलीस्ट जैसे कि मैं अपने बारे में बोलूँ तो रांची में रह के सेवा सदन में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो आउटसाइड रांची के हैं, गुमला, सिसई, जालदा, बुंडू, तमाड़ के। तो मैं जब वो मुझसे पूछते हैं कि ये दवा कहाँ मिल सकती है तो मैं सिर्फ उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, कोई भी अच्छे दुकान में पूरे भारत देश में मिल सकती है। मैं इतना कॉन्फिडेंट अपने प्रिस्क्रिप्शन पे रखता हूँ और उनको वहाँ पे सेम मेडिसिन सेम कंपनी की मिलती हैं। ये ध्यान रखना होता है पेरेंट्स को जब भी वो मेडिकेशन लेके, प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन, केमिस्ट की मेडिकेशन। लेकिन कभी कभी तो बड़े डॉक्टर ऐसे मेडिसिन लिखते हैं जो एक प्रिस्क्राइब्ड दुकान में ही मिलता है, ये भी तो सच है। ये सच है और इससे मैं नकार और बड़े डॉक्टर लिखते हैं, माइंड इट। नहीं, बड़ा और एक्चुअली ये जैसे अभी आपने बोला ना, मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से बड़े और छोटे डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, जनता भी मेरी बात से इत्तेफाक रखती होगी। बड़ा डॉक्टर मतलब बड़े नाम, जिनका नाम बिकता है अब, जिनकी गुडविल जो उन्होंने जो अर्न किया है बरसों से मेहनत करके, ठीक है, जिनके पास पेशेंट्स की भीड़ है। नहीं, 2 अलग अलग चीजें हैं। बड़े लोग बड़े नाम अर्न किए हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज वो लोग हमारे सीनियर हैं और हमने उनसे ही कुछ सीखा है। पर जैसा आपने बोला कि जिन्होंने एक अर्न किया है, एक पेशेंट जिनके पास ज़्यादा है, हमें या किसी भी एक पर्सन को जो एक पोजीशन पे हैं उनको उनके क्लाइंट या उनके पेशेंट बनाते हैं, उनको हमने बड़ा बनाया है। पहली चीज़ है, अगर ऐसा होता है कि उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन लिखी जो उनके दुकान पे मिली और आपके यहाँ नहीं, क्योंकि हर आदमी को पता होता है कि ये यहाँ मिलेगी और वहाँ नहीं मिल रही है। अगर ऐसा होता है, क्या हमने कभी पूछने की जहनोजहद की कि सर ये और बाहर क्यों नहीं मिलता है? हो सकता है गलतियाँ हैं हमारे में, हो सकता है एक डॉक्टर से या एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर से ये गलतियाँ हो रही है, पर आप उनको वो चीज़ें बोल भी नहीं पा रहे, बता भी नहीं पा रहे कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या बीइंग अ पेशेंट आपका इतना भी हक नहीं है कि आप उनसे ये बात करें कि सर ये और कहीं क्यों नहीं मिलता? पूछना चाहिए, एक जागरूकता के दौर पे, एक पेरेंट्स के दौर पे, और एक जागरूक पेशेंट के नाते आपको जरूर पूछना चाहिए। और आपने उसके लिए ही पे किया है मुझे कि आप अपने सारे सवालों का जवाब पा सकें। ट्रू है ना? तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कहीं होता है तो पेशेंट को थोड़ा सा, पेरेंट्स को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और जरूर पूछना चाहिए। हाँ, अगर आपको उनका सवाल का जवाब सही मिले, कभी कभी कुछ दवाएं बाहर नहीं मिलती, हर जगह नहीं मिलती है, ये भी एक रीजन होता है, नहीं मिलती है। और केमिस्ट क्या बोलता है कि भैया ये दवा नहीं है, लेकिन इसी का दूसरा सब्स्टिट्यूट दे देता है, दूसरा ब्रांड बराबर, वो रेफर कर दिया। हमें तो ये लगा कि भैया बढ़िया दवाई है। तो बीइंग पेशेंट या बीइंग कस्टमर, हम कैसे जानेंगे कि मेरा पेशेंट के लिए कौन सा दवाई हमको केमिस्ट से लेना प्रीफर्ड है? हाँ, मैं बात करूँगा मेरे बचपन की, उस टाइम पे, और जब मैंने MBBS शुरू किया था, एक थंब रूल था जो आम जनता में ये बहुत फेमस था कि अगर कोई केमिस्ट, अगर कोई दवा दुकान दवा देता है जो लिखा हुआ नहीं है, उसका 2 ही नियम था। सबसे पहला नियम, वो दवा दुकान खुद जाता था और डॉक्टर से पेशेंट के साथ पूछता था, क्या सर ये दे सकते हैं? आपकी आधी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि अगर डॉक्टर ने वो हाँ बोला तो दूसरा वो केमिस्ट यही बोलता था कि सर इसको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया जाए, या डॉक्टर खुद से लिख देते थे। तो अगर मुझे उस कंपनी के बारे में पता है और भरोसा है तो आपकी आधी परेशानी खत्म हो गई। दूसरा तरीका कभी कभी देखा जाता था कि अगर बहुत भीड़ है या जो केमिस्ट है वो वहाँ अप्रोच नहीं कर सकता है, तो वो अपने बिल पे उस जगह को सर्कल कर देता था और पेशेंट को भेजता था कि आप जाइए और डॉक्टर से पूछ लीजिए क्या ये दे सकते हैं, ये सर्कल वाला मेडिसिन है मेरे पास, अगर आपके डॉक्टर मना करेंगे तो हम इसको रिटर्न ले लेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। तो आज वो चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं। हाँ, हम डे बाई डे एडवांस तो होते जा रहे हैं, पर हम बेसिक अपनी भूलते जा रहे हैं। आपने दवा केमिस्ट के भरोसे नहीं ली है ना,
आपको किसी डॉक्टर ने कुछ लिख करके दिया है, आप उन पे भरोसा करते हैं अपने बच्चे के ऊपर और अपने ऊपर। तो मुझे लगता है कि केमिस्ट कुछ भी बोले, आपका एक हक बनता है कि जा करके आप डॉक्टर से दोबारा पूछें कि क्या ये दवा लेनी है या नहीं लेनी है। मतलब अगर आपको आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं मिल रही है तो आप केमिस्ट से जो सब्स्टिट्यूट है वो नाम लिखवाइए और दोबारा डॉक्टर साहब के पास जाइए और पूछिए कि इस दवाई के बदले में ये दवाई उपलब्ध है, क्या मुझे लेना चाहिए। बराबर, एकदम सही। इतना वक्त न तो लोगों के पास होता है न डॉक्टर साहब के पास, ये भी एक समस्या है। हाँ, नहीं सर, लोगों के पास नहीं होता है। कोई डॉक्टर अगर के पास समय इस चीज़ के लिए नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा पेशेंट को वहाँ जाना चाहिए। ओके, आप अपनी शरीर मेरे नाम कर रहे हैं, जिसके लिए साथ में एक्सपेरिमेंट या खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने नॉलेज को उस पर इम्प्लाई कर रहा हूँ, तो उस डॉक्टर को उतना टाइम हर डॉक्टर देना चाहेगा और देना चाहिए। दैट इज ऑफ कंपल्सन। आप नहीं जाते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। सच यही है अमित जी कि मैंने बहुत कम पेशेंट को देखा है कि आते हुए और चेक कराते हुए। मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ मुझे दवा ला के दिखाएंगे, और दिन के 20 to 30% पेशेंट मुझे ये बात बोलते हैं कि सर वो तो वहीं ले करके निकल जाएंगे या हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें भी ये बात बुरी लगती है ये समझ करके कि वो समझना नहीं चाहते कि हम क्यों मंगा रहे हैं। एक बार ऑडियंस को बताएंगे क्यों आप बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी बचपन का अनुभव मुझे याद है कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ डॉक्टर साहब के पास तो बोलते थे दवा ला के मुझे दिखा दीजिएगा। बराबर है। इसका एक ये भी लेकिन मतलब है, देखिए वक्त के साथ कमीशन प्रोसेस इतना हावी हो गया कि कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स कमीशन के चक्कर में या तो उन दवाओं को रिफ़र किए जो नहीं रिफ़र करना चाहिए था, और बीइंग पेशेंट मुझे लगने लगा कि अरे इसमें डॉक्टर साहब का कमीशन होगा, ठीक है, और हम दूसरे जगह से केमिस्ट से ले लिए दवाई, हम दूसरी दवाई ले लिए और हम मूव कर गए। बराबर है, ये चीज़ें आपकी डाउट सही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कारण क्या होता है वापस मंगाने का। सबसे पहला कारण होता है कि मैं इस चीज़ का कंफर्मेशन कर लूँ कि जो मेडिसिन, जो दवा आपको गई है वो वही है जो मैंने लिखी है, ताकि कि मैं उसके लिए 100% लायबल रहूँ। पहला। दूसरा, आपको मैंने क्या प्रिस्क्राइब किया है, डोज, स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी, वो सेम है कि नहीं, है ना। तीसरा, अगर ऐसा होता है कि आपने बोला कि मेरी एक फार्मा कंपनी के साथ साठगांठ है, तो सर अगर कुछ ऊपर और नीचे होता है तो एटलीस्ट आप मेरे पास आ तो सकते हैं कि सर ये वही दवा है जो आपने लिखी है। आप अगर आज जा करके एक डाइथाइलिन ग्लाइकोल वाली चीज़ पीते हैं और मैं बोल देता हूँ ये मैंने नहीं लिखा है, क्या कंस्टिट्यूशन है, क्या सब्स्टिट्यूट है, मुझे नहीं पता है, तो आप ना तो मेरे से फाइट कर पा रहे हैं, ना फार्मा कंपनी से फाइट कर पा रहे हैं, और आप किसी को कुछ नहीं बता पा रहे। तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए। हाँ, फिर वही बात है कि आपने जो बोला कि अगर उनका मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो तो वो उसी टाइम क्लियर हो जाएगा जब आप घर जाएंगे। अक्सर हम लोग एक बार का डोज लेते हैं, एक पत्ता या एक बॉटल, तो आप जैसे घर जाते हैं वहाँ नहीं मिलता है तो सेकंड विजिट में आपको दूसरा सवाल यही होना चाहिए कि सर आप जो दवा लिखते हैं वो तो हमें और कहीं नहीं मिलता है। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। एक पेरेंट के रूप में अगर मैंने बोतल खरीदी है तो लेबल, बैच नंबर, मैन्युफैक्चर पर कौन कौन सा चीज़ को ध्यान देना चाहिए हमको? मुझे लगता है एज अ पेरेंट जो मैं ध्यान दे सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट और लेबल शायद मैं ना पढ़ पाऊँ, मैं एक्सपायरी ज़रूर पढ़ना चाहिए मुझे। उसमें हर मेडिसिन में एक लिखा रहता है एडवाइस कैसे देना है, जैसे कि बॉटल को शेक करना है, इसको लाइट पे नहीं रखना है, किसी में लिखा रहता है फ्रिज में रखना है, वो एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये दो चीज़ करके बहुत काफ़ी है, पेशेंट आगे मूव कर सकता है। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन जी, अभी जो मेरे दिमाग में अचानक आया कि ये दौर AI का है, ये दौर गूगल लेंस का है, ये दौर मेटा ग्लासेस का है। क्या हम दवा के ऊपर लिखे हुए जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को एक बार स्कैन करके AI या गूगल से पूछ लें कि भैया ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं है? आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्या है कि एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, हाँ,
कि लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस देन अ नो नॉलेज, है ना। हम कुछ नहीं जानते हैं वो ज़्यादा अच्छा है हम थोड़ा जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक सिंपल पैरासीटामोल जो हर जनता है, एक हर पेरेंट जानते हैं और हर लोगों ने कहीं ना कहीं कंज्यूम किया है। पैरासीटामोल बुखार में भी यूज़ होता है, सर दर्द में भी यूज़ होता है, बॉडी पेन में भी यूज़ होता है, आपको पता है। लेकिन पैरासीटामोल का बच्चों में दिल के छेद में बंद करने में भी यूज़ होता है। अच्छा, है ना, करेक्ट। हाँ, मुझे नहीं मालूम, नहीं पता ना। नहीं। सो अभी मैंने आपके बच्चा, आपका 2 दिन का बच्चा है और मेरे पास आया और मैंने पैरासीटामोल मंगाया, आपने गूगल लेंस AI में डाला, 2 दिन के बच्चे के लिए पैरासीटामोल है। अब उसमें मल्टीपल आंसर आएंगे सर, और आपको लगेगा कि आपके बच्चे को बुखार आ गया है, आपके बच्चे को दर्द है, या आपके बच्चे को ऐसा क्या हुआ जो पैरासीटामोल दे रहे हैं। और शायद मैं उस टाइम पे आपको दिल का छेद समझा रहा हूँ और आपके दिमाग में तो बुखार और इन्फेक्शन ही चल रहा है, तो चीज़ें बदल जाती हैं। नहीं, लेकिन एक बार मैं रोकना चाहूँगा जी, और थोड़ा इस डिस्कशन को और एक स्टेप अहेड ले जाएंगे। AI तभी रेफर कर रहा है जो उसके पास डेटा है, वो हर दिन नई चीज़ों को लर्न कर रहा है, इससे प्रोग्रेसिव AI। तो जिस किताब को एक डॉक्टर पढ़ रहे हैं, जिस रिसर्च को एक मेडिकल प्रोफेशनल स्टडी कर रहा है या बना रहा है, उन सब रिसर्च को AI भी पढ़ रहा है। तो क्या हम एक डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, क्यों नहीं एक बार क्रॉस चेक करके समझ लें, क्योंकि सिम्टम्स मेरे बच्चे का क्या है और उस सिम्टम्स का क्या जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं मेडिसिन के ऊपर, उसके बारे में उसका एक सेकंड ओपिनियन क्या आता है। इसे एज ए जागरूक पेशेंट हम क्या स्टडी करके नहीं समझ सकते? आपने अलग अलग चीज़ बोली, जागरूक पेशेंट, हाँ, और आपने बोला कि जान सकते हैं कि नहीं। अगर आप मैं कह रहा हूँ डॉक्टर के पास गए, मैं एक सेकंड चीज लेवल पे बात कर रहा हूँ कि देखिए दूसरा ऑप्शन, मैं अभी जो डिस्कशन पॉइंट पे मैं कहाँ पे हूँ वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मेडिसिन लिखवा के आ गया, केमिस्ट ने कोई दूसरा मेडिसिन भी लिख दिया है मुझे, मैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम डॉक्टर साहब को दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो सब्स्टिट्यूट मेडिसिन है वो तो मेरे हैंड डिवाइस में भी बता सकता है मोबाइल। अगर हम AI से स्कैन करके चेक करें कि ये सब कंपोजिशन है इस मेडिसिन का, इस कंपोजिशन को क्या हमारे इस सिम्टम्स के या इस दवा के इक्विवेलेंट है या ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो क्या ये सेकंड ओपिनियन हमें लेना चाहिए या नहीं? ये क्वेश्चन एक जेनजी के माइंड में आएगा। हाँ, जेनजी के माइंड में आएगा, जागरूक पेशेंट के नहीं। बात ये है अमित जी, अभी आपने बोला कि आपने दवा खरीदी, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाए वेरिफिकेशन के लिए, सब्स्टिट्यूट के लिए। तो क्या आप जागरूक हैं? मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, तो क्या आप जागरूक हैं? पहला सवाल। आप जागरूक का मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप जागरूक हैं तो डॉक्टर को दोबारा कांटेक्ट कीजिए? एकदम पहला। दूसरा, इसी जागरूकता पे बात करें तो जो आप AI और गूगल से पूछेंगे कि ये दवा किस काम के लिए या मेरे बच्चे को क्या चीज़ के लिए है, आप उसी समय उसी वक्त आप डॉक्टर से क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि डॉक्टर, देखिए डॉक्टर के बारे में एक सोसाइटी पे परसेप्शन है कि डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है सेकंड टाइम के लिए, डॉक्टर साहब बिजी हैं। और दूसरा, जो गांव से लोग आ रहे हैं, एक केस आप ही का मैं एग्जांपल लेता हूँ। रांची में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास तमाड़ बुंडू से एक पेशेंट आया, वो दवाई लेने बाहर निकला, एक काउंटर पे नहीं मिला, वो बेचारा दोबारा नहीं आता आपके पास, अब दूसरे काउंटर पे जाता है, तीसरे काउंटर पे जाता है, तीसरे काउंटर पे दवाई मिला, अब उसको बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, वो जल्दबाजी में है, वो निकल लिया। वो बेचारा क्या करेगा? आपका नंबर नहीं दिया होता है, ठीक है, अब वो किसका सहारा ले? फिर से, हाँ, आपको पता, आपने बोला कि क्योंकि डॉक्टर, एक आम जनता में ये परसेप्शन है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अभी तक तो इंडिया में जो सबसे फ्री बैठे हुए हैं वो डॉक्टर है। क्या बात करते हैं? क्योंकि लोग इस पे बिल्कुल एग्री नहीं करेगा। यही लोगों कॉल आता है, भाई साहब फलाना डॉक्टर का नंबर नहीं मिल रहा, लगवा देना यार। अमित जी, मैं अभी आपको अपना व्हाट्सएप खोल सकता हूँ। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं होगा ना, तो हमारे बात के दौरान में
10-15 पेशेंट के क्वेरीज आ गई होंगी व्हाट्सएप पे। सोचिए। आप इंटरटेन करते हैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन? सर करना पड़ता है। वाह सुपर। तो आप इतना अवेलेबल सोचते हैं डॉक्टर को कि आप खुद आपने जो पहला हम जिस बात पे थे हम फिर आते हैं, हर दूसरे दिन या हर दिन 2 से 3 पेशेंट का ये क्वेरी होता है, सर मेरे बच्चे को सर्दी खांसी है, उतनी नहीं है, आप दवा बता दीजिए ना। और हमारा दूसरा, मुझे लगता है कि ज़्यादातर डॉक्टर यही कहते हैं, आप एक बार ले आइए। सर अभी तो नहीं सर, ला सकते हैं क्या, आप मुझे अभी दवा नहीं बता सकते, या आपका लास्ट पुर्जा पड़ा है, क्या मैं उससे दवा शुरू कर दूं? तो सर आप इतने फ्री समझते हैं डॉक्टर को कि आप उससे चैट कर रहे होते हैं, और चैट नहीं होती है, वो चैटें होती हैं। जो सवाल जवाब होते हैं पेरेंट्स के, एक्चुअली आप लोगों ने ना इंटरटेन करने के लिए मजबूर किया। देखिए आप समझ रहे हैं कि वो भी बीइंग ए डॉक्टर, और वो भी एक इंसान है, उसके भी कुछ अपने कमिटमेंट हैं। यू हैव, सच में आपको भी जरूरत पड़ सकती है, बट यू हैव टू बी पिन पॉइंट, एकदम पिन पॉइंट। ये दवा नहीं मिला, ये मिला, डेफिनेटली मैक्सिमम डॉक्टर आपको जवाब देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब बेसिक चीज तो हम इन्फॉर्मेशन एआई से कलेक्ट कर ही सकते हैं। हाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं फिर से एक केस पे आता हूँ। मेरे बेटा को सर्दी खांसी है, हो सकता है कि कुछ और भी बीमारी उसकी वजह से निकलेगी, मैं नहीं जानता, लेकिन फर्स्ट कंसल्टेंसी मैं आपके पास आया और लिया। नाउ अब बात है कि मेडिसिन के ऊपर, कि जब हम मेडिसिन लेने जा रहे हैं और जो मेडिसिन आपने रेफ़र किया वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है अगर, ठीक है, तो हम उस पे सेकेंड ओपिनियन हम एआई को अगर मांग रहे हैं, तो इज इट बैड और इज ओके? ओके बोल सकते हैं। आई एम स्टिल नॉट हैप्पी। जब तक आप एक डॉक्टर, एक ह्यूमन पे भरोसा कर रहे हैं, आई थिंक कि आपके सवाल अब एक जिंजी का सवाल मैं पूछता हूँ जी। जिंजी पूछेगा कि साहब एक डॉक्टर का इंटेंट मलाफाइड हो सकता है, ठीक है, इंटेंट ये है कि मेरा दवाई लेगा तो मुझे कमीशन मिलेगा, जो सोसाइटी में वेल एक्सेप्टेड है, लेकिन एआई का ऐसा कोई इंटेंट नहीं है, इट इज वेरी न्यूट्रल। तो वो अगर जो रेफर कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? सर एक कंपैरिजन तो नहीं, आप समझे नहीं। आपने मुझे जो आप पूछ रहे हैं कि मैंने ये दवा लिखी, आप पैरासीटामोल लिखी, पैरासीटामोल XYZ कंपनी XYZ, ठीक है, हाँ, और अभी आपने एक कंपनी ले ली पैरासीटामोल की, ABC है, हाँ, आपको तो ये बता सकती है ना कि ये दोनों दवा सेम है कि नहीं? करेक्ट। एआई, हाँ, एआई ये नहीं बता सकती ना मेरा इंटेंशन इसमें ज्यादा है कि अब मैं बताता हूँ। अगर ABC जो मैंने लिया उसका कॉम्पोजिशन में डाल दूं कि भाई ये कॉम्पोजिशन है इसमें, ठीक है ना, तो एआई तो ये तो बता ही सकता है कि ये जानलेवा है या नहीं है। कंपोजिशन से नहीं हुआ, अभी आप फिर नहीं समझे, दवा सेम थी, हाँ, लेकिन कंपोजिशन है तो सेम था, लेकिन डायथोलिन ग्लाइकोल जो सॉल्वेंट है वो कंपोजिशन नहीं है सर। अच्छा, तो वो मेंशन नहीं होता क्या उसके ऊपर? वो अंदर इंग्रेडिएंट में लिखा। कभी आपने मैं बात करूं तो साबुन, सरफ या इनके इंग्रेडिएंट चेक किए हैं? मैं तो पढ़ता हूँ ऑनेस्टली। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि उसमें स्मेल के लिए कौन सी फ्रेग्रेंस होती है? उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है? एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जैसे उसमें लिखा रहता है CH1234। अभी आपको क्या पता CH1234? प्रिजर्वेटिव यूज। हाँ, कौन सा प्रिजर्वेटिव? ओके, आप शायद कोरिलेट कर पाएंगे अमित जी कि प्रिजर्वेटिव यूज कौन सा है ना? हाँ, वो और डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, पर एटलीस्ट अगर हम उस चीज को कंपनियां सही, और आज के जेनजी को पता है ये सिप्ला है, ये सन फार्मा है, ये रेड्डी है, पता है आजकल जेनजी, वो मुझे ज्यादा बता देते हैं। पता है जब मैं मेडिसिन लिखूं, सर ये तो सिप्ला वाली है ना, पता है आज के जेनजी को तो पता है, शायद हमारे पेरेंट्स को नहीं पता रही होगी, लेकिन आज जेनजी को पता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है या ब्रांडेड है। और हम रोज डे बाई डेज हम लोग हर कंपनी के एक एक्सपोजर में आ रहे हैं, तो हमें पता है कि ये रेपुटेटेड है या नहीं है। मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ ये समझने की कि क्या मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन या ओपिनियन लेने का ऑप्शन है? सेकंड ओपिनियन है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा कहना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। बेस्ट मैं बात कर रहा हूँ, एक बेस्ट और एक ओके। अभी फिर मैंने बोला था ओके इज डन, कर सकते हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई कि शायद मैं ये करूँ तो ये बेस्ट है। ये तो 100% है। लोग समझते थे कि दवा मतलब सुरक्षा, क्या ये धारणा टूट रहा है धीरे धीरे?
मुझे लग रहा है ये धारणा तो धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा। पहले के लोग बीमारी मतलब घरेलू उपचार समझते थे, आज के लोग बीमारी यानी दवा दुकान समझते हैं। तो ये धारणा तो बन रही है ज़्यादा अच्छी। लेकिन एक तबका है जिसको लगता है कि मेडिसिन जो केमिकल कंपोजिशन वाला मेडिसिन है आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। ये भी तो एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है पैरेलली। देखिए, आपको जहाँ चीज़ें क्या है, मेडिसिन, ड्रग, डॉक्टर्स, इट इज़ ऑल अबाउट कि उसकी इम्पोर्टेंस तब है जब उसकी रिक्वायरमेंट है। ना रिक्वायरमेंट होते हुए आप इन जनरल ORS भी नहीं पीते हैं। सो सबसे पहली चीज़ है कि आपको लगता है या आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत बार आपको डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, ठीक है बुखार आया है, कोई बात नहीं, सिर्फ एक पैरासीटामोल लो और घर चले जाओ। सर्दी है, भाप लेना, गार्गल करना, चले जाओ। अगर उस चीज़ समय पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। सही बात है, केमिकल और एक्सपोजर से दूर रहना चाहिए, लेकिन हमें ये समझना है कि इम्पोर्टेंस जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ आप स्केप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप स्केप करते हैं तो एक छोटी सी बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है ना। केमिकल आज के डेट में सब चीज़ों में, एक टूथपेस्ट में भी है, आपके शैम्पू में भी है, और बात करें कि हमारे केमिकल्स आपके इस बोर्ड में भी है जिसको आप टच करते हैं, तो सब चीज़ों में केमिकल है। रिक्वायरमेंट कितनी है वो ज़रूरी है। ओके, तो एक बात बताइएगा कि कफ सिरप बच्चों को देना कब सीधा सीधा रिस्क है? डायरेक्ट बच्चों को देना बिना प्रिस्क्रिप्शन का, बिना डॉक्टर के सब? हाँ, बिना प्रिस्क्रिप्शन का हमेशा रिस्क है। हमेशा रिस्क है। केमिस्ट से पूछ के कफ सिरप नहीं देना चाहिए। किसी से भी पूछ करके कफ सिरप नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर एग्जामिन ना कर ले। डॉक्टर से भी पूछे बिना कफ सिरप नहीं देना चाहिए। रिस्की है सर, जानलेवा भी है। सुन लीजिए, 5 साल के बच्चों में कफ कोल्ड के लिए WHO और पेडियाट्रिक गाइडलाइंस ब्रॉडली क्या कहती हैं? अप टू 5 ईयर्स तक बच्चों। अप टू 5 ईयर की 5 साल नहीं, अप टू 5 ईयर्स तक। WHO और सबके गाइडलाइन एक अलग अलग हैं। एक जो इन जनरल हम बात करें तो इस पे ये धारणा है 2 साल से छोटे बच्चे को अनटिल अनलेस रिक्वायर कफ की कोई सिरप या ड्रॉप नहीं देनी चाहिए। 2 साल से कम के बच्चों को कोई ड्रॉप नहीं देना चाहिए, सिरप नहीं देना चाहिए कफ के लिए। बी स्पेसिफिक, अनटिल अनलेस नॉट रिक्वायर। देखिए आजकल के जैसे कि अगर अभी आप देखे होंगे घर में अगर आपके बच्चे हैं तो कभी कभी माँ बहनें ये बोलती हैं कि ना खर 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 आवाज आ रही है ना। उस टाइम पे कुछ मेडिसिन के बाद कभी कभी सिरप की ड्रॉप की जरूरत पड़ती है, पर नॉट मोर। मतलब कि अगर मैं बात करूं 100 में से तो 1 का दुक्का बच्चों को जरूरत पड़ती है। 2 साल से 5 साल तक के लिए आप एक बहुत लाइट सा सिरप या फिर एक बोला जाए तो आप सिरप को या ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन अगेन उसमें डेक्स्ट्रोमेथोपरान नहीं होना चाहिए। एक डी, हर सिरप में एक डी लगा होता है या कभी किसी में नहीं भी लगा होता। वो जो केमिकल है वो 4 साल के बाद एक्चुअली रिकमेंडेशन है पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 साल से पहले नहीं, या 5 साल से अगर आप बात करें इन जनरल तो पहले नहीं देना चाहिए, क्योंकि डेक्स्ट्रो खुद से कफ सप्रेसेंट है। भाप और नॉर्मल हनी वगैरह दे के क्या इलाज नहीं किया जा सकता? नहीं, इलाज किया जा रहा है और किया जाना चाहिए, और ये बहुत इफेक्टिव है। भाप देना, स्टीम देना। भाप यानी कि 2 तरह के भाप है। आम जनता में भाप मतलब नेबुलाइजर है, वो बिना डॉक्टर रिकमेंडेशन नहीं देना चाहिए। भाप यानी अगर आप बात कर रहे हैं स्टीम इनहेलेशन, वो अच्छा है, कफ को खोलता है, हमारे जो नाक जाम होते हैं उनको खोलता है, और वो बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है बच्चों को। हनी की जहाँ तक बात है, हनी बहुत अच्छा है, लेकिन 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 हनी 1 साल से छोटे बच्चे को कभी नहीं देना चाहिए। ओके, तो 1 साल से छोटे बच्चे को हनी नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए हनी। हाँ, तो अब शहद पे बात करते हैं। हाँ, शहद पे बात करते हैं। शहद, तो शहद 2-3 कारण हैं जो नहीं देना चाहिए। पहला, जो हम लोगों ने नोटिस किया ग्रेजुअली, एक टॉक्सिन और एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोटुलिनम टॉक्सिन कहते हैं।
बोटुलिनम टॉक्सिन क्या होता है, उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं हम लोग उसको हमारी भाषाओं में, जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। शहद एक बहुत अच्छा मीडियम है उस बैक्टीरिया के लिए। सो वो बैक्टीरिया का काम ये होता है कि अगर वो बच्चों के शरीर में गया तो पूरा शरीर को पैरालाइज कर देता है, ठीक है, फ्लॉपी बेबी बोलते हैं हम लोग। ये कारण से धीरे धीरे कंटामिनेशन उस बैक्टीरिया का कहीं ना कहीं संक्रमण होने की वजह से इसको मना किया गया है कि 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा, कुछ देयर आर डिफरेंट स्कूल, ये मैं इस चीज़ को बहुत फेवर करता हूँ इसलिए यहाँ पे हूँ, और उनके पास इस बैक्टीरिया से लड़ने की खुद से क्षमता नहीं होती है इसलिए। दूसरा, ऐसा भी बोला जाता है कि हमारी आंत यानी इंटेस्टाइन और किडनी इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती 1 साल तक कि उसको मेटाबोलाइज कर पाए। ये 2 कारण हैं खास जिससे 1 साल से छोटे बच्चों के लिए नो है, एकदम बिग नो है हनी के लिए। 1 साल के बाद हनी इज़ वेरी गुड थिंग फॉर कफ, आप देते हैं, बच्चे को सूदिंग इफेक्ट होता है, धीरे धीरे चटाना चाहिए दिन भर में 2-3 बार। ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है खांसी रोकने के लिए। डॉक्टर भी हनी रिकमेंड कर रहे हैं, आप 1 साल के बाद वाले बच्चों को हनी दीजिए, राइट। कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, एंटीहिस्टामिन प्लस डिकंजेस्टेंट, इन कॉम्बो सिरप्स पर आपका क्या स्टैंड है? कॉम्बो सिरप इज एनी डे नॉट रिकमेंडेड, है ना। कॉम्बो सिरप मीन्स हो गया कि हमारी 3-4 चीज़ें मिली हुई है। सो आपको मैं बड़े सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। आप घर पे खाना बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, धनिया, जीरा डालते हैं, मान लेते हैं कोई सब्जी में। अब एक तो आपके पास ऑप्शन है कि अलग अलग डालें, और एक है कि एक पैकेट मैंने आपको बना के दिया जिसमें ये चारों चीज़ें हैं। आप कौन सा लेना प्रेफर करेंगे और क्यों? बिग क्वेश्चन। हम कौन सा लेना चाहेंगे? जमाना तो मैगी का है, फटाफट मिल जाए, एक साथ सब मिक्स कर जाए, मिल जाए। लोग तो वैसे ही प्रीफर कर रहे हैं आज की डेट में। नहीं, आज के डेट में वो मैगी बना रहे हैं लेकिन ऊपर से मसाला फिर से डालना पड़ रहा है। अब मैगी जो है, मैगी मसाला अलग से रिलीज करती है, या घर पे आप नमक, मिर्च और जो भी आपके स्वाद अनुसार आप अलग से डालते हैं, टमाटर और धनिया पत्ता भी डाल देते हैं। कारण ये है कि उस पैकेट में अपने हिसाब से स्ट्रेंथ में चीज़ें दी हुई है। उसमें 1 चम्मच नमक डाला गया होगा, शायद आधा चम्मच धनिया, 1 चुटकी हल्दी और 2 चम्मच जीरा। और मेरे खाने में मुझे अब 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच नमक डालना है, तो मैं उसको टैपर नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए कोई भी कॉम्बिनेशन मेडिकेशन में ये प्रॉब्लम आती है कि हम उसके मिश्रण को अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि कितना देना है। हाँ, कुछ स्ट्रेंथ होती है जिसके साथ ये के साथ इतना कॉम्बिनेशन कंपलसरी है, उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो मल्टी ड्रग या एक मिक्स है, वो उसके साथ का पार्ट है, वो दिखता अलग है। लेकिन हाँ, कॉम्बिनेशन मेडिसिन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, वो हर जनों के लिए है। अच्छा, जब चर्चा निकल ही गई मैगी का, तो मैगी से रिलेटेड सवाल भी आपसे ले ही लेता हूँ। कितने साल के बच्चों को मैगी नहीं रिकमेंड करेंगे आप? आपको याद होगा मैगी वाला केस? मतलब अगर बच्चों पे बात कर रहे हैं तो जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चों को मैगी नहीं देना चाहिए। सर घूम रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप, सच में? हाँ, तो सर मतलब क्या हुआ कि हमें मैगी, भाई मुझे भी समझ, मेरा बेटा हर हफ्ता बोलेगा पापा मैगी खाऊंगा। सो मतलब ये है, मेरे जवाब का मतलब ये है, सुन रही हो, हमें मैगी 18 वर्ष तक के बच्चों को मैगी नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद तो बड़े हो जाते हैं ना, बच्चे नहीं रहते। अब बड़े को खाना चाहिए और बड़ों को नहीं खाना चाहिए। आपका सवाल बच्चों पे था, तो बच्चों को नहीं खाना चाहिए, बड़ों को नहीं खाना चाहिए, बूढ़ों को नहीं खाना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं खाना चाहिए मैगी? अब ये भी बता दीजिए तो जरा। किस पर्सपेक्टिव में? हेल्थ के पर्सपेक्टिव, जैसे कि पर्सपेक्टिव से बात करें, जैसे मैं बताता हूँ मैगी क्यों आई। नहीं, मैं उसके पर्सपेक्टिव, उस पर अभी बाद में जाएंगे। सल्फर वगैरह कुछ पाया गया था उसके मसाले में, जिस वजह से मैगी के अगेंस्ट में बहुत सारा हंगामा हो रहा था।
नहीं सल्फर नहीं, लेड था। हाँ लेड था, करेक्ट। नहीं उससे आप मत जाइए। अच्छा, क्योंकि आप फिर साइंटिफिकली घुस रहे हैं और आप डेप्थ जाएंगे तो मैंने अभी आपको जैसे हमारी बात हुई कि केमिकल हर चीज़ों में है ना, तो वैसे में तो फ्रूट्स वेजिटेबल उसमें भी केमिकल है, तो नहीं खाना चाहिए। तो फिर आप खाएंगे क्या? इस हवा में भी बहुत सारे केमिकल हैं, तो सांस भी नहीं लेनी बन पाएगी। उस पर नहीं जाते हैं, वो एक डेप्थ क्वेश्चन है, उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। हम बात करना चाहते हैं कि मैगी आई क्यों या मैगी इतनी प्रचलन में क्यों है। मैगी का एक खास कोटेशन है, 2 मिनट में तैयार। और हम लोग भारत देश में रहते हैं जहाँ पे कि ज़्यादातर लोगों के पास खाना या तो घर पे बनता है या हम लोग एक कुक रहते हैं जो खाना बनाता है। हमें 2 मिनट में तैयार हुआ हुआ खाना नहीं चाहिए। रेडी टू ईट फूड या बहुत जल्दी फूड बनने वाला वो विदेश में एक कल्चर में या अपने उनके एक दिनचर्या में आया हुआ है, एक इन्वायरमेंट में है जो कि वो रेडी टू यूज खाते हैं। उनके घर पे चूल्हा, उनके नहीं क्लाइमेट नहीं, द टाइम मैटर्स, वो बनाने के लिए कोई नहीं है, सिंगल रहते हैं, ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, जितने मसाले जितने खाना जितनी सब्जी हमारे यहाँ इजली अवेलेबल है वो वहाँ नहीं है, इसके लिए वो खाते हैं। हमारे यहाँ तो रोटी आराम से मिल जाती हैं और जितनी देर में मैगी बनता है मुझे लगता है कि उससे जल्दी घर पे चावल बन जाता है ना। तो हमारे यहाँ उससे अच्छा और सही खाना अवेलेबल है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अनहेल्दी क्यों आप कह रहे हैं, क्यों बच्चों को मना कर रहे हैं आप खाने से? जितनी भी जंक्स फूड हैं उसमें क्या होता है कि एक बात है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है ये सब, यह माइक्रोनाइज चीज़ें मिली हुई है और इसमें सॉल्ट और शुगर के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके लिए बच्चे उसके तरफ आकर्षित होते हैं। मैक्रोनी भी नहीं खाना चाहिए, मैक्रोनी भी नहीं खाना चाहिए। हमें अल्ट्रा प्रोसेस फूड से बहुत सारी डिजीज़ हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की डिजीज़ें, डायबिटीज़, ये सब होती हैं, है ना। तो इसके लिए इनसे दूर रहना हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। चलिए उस पर आगे कभी बात करेंगे। उसमें मैं चूँकि चर्चा मैगी की निकल गई थी तो मैं सोचा लगे हाथ आपके लिए पूछ लेता हूँ। मैं तो नहीं खाता, आपको भी बताता हूँ, मुझे मैगी उतनी पसंद नहीं है, बट कभी कभी मैं भी खा ही लेता हूँ। फिनाइलेफ्रिन काम ही नहीं करता जैसे दवाओं पर आपकी कह रहे हैं। सॉरी, फिनाइलेफ्रिन हाँ काम ही नहीं करता है। फिनाइलेफ्रिन काम ही नहीं करता है बोलना गलत है। हर वो दवा जो अवेलेबल है वो काम करती है, उसका यूज़ कहाँ है वो देखना ज़रूरी है। फिनाइलेफ्रिन एक जो है काइंड ऑफ सिडेटिव ग्रुप में आती है, तो वो वहाँ काम करती है और इसीलिए बच्चों में वो मना है या 4 साल से छोटे बच्चों को मना है, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे आपके बच्चे को ज़्यादा गहरी नींद या नींद में डाल सकती है और फिर आप कभी पता नहीं कर पाएंगे कि ये मेरा बच्चा सो रहा है कि सुस्त है कि बीमार ज़्यादा है। पहले इस दवाई के बारे में बता देंगे, फिनाइलेफ्रिन है क्या? वही मैंने बोला, फिनाइलेफ्रिन इज़ अ काइंड ऑफ सिडेटिव मेडिसिन, जिसमें कि मतलब कि वो एक नींद ला सकती है। सिडेटिव यानी कि नींद लाने की दवा है, जो कि हम एक शांत करने के लिए बहुत बेचैन हो जाते हैं जब हम तब दिया जाता है। वो बच्चों में दे करके आप वो शांत हो गया है कि सुस्त हो गया है ये पता करना बहुत मुश्किल है और बहुत बार हम लोग मिसडायग्नोज कर जाते हैं या फिर पेरेंट्स पकड़ नहीं पाते हैं कि डेंजर साइन में है कि नहीं बच्चा। तो पेरेंट्स को सावधान रहना चाहिए ऐसे इंग्रेडिएंट से, एकदम सावधान रहना चाहिए। 2022 के बाद ये, और मुझे लगता है 2022 में शायद इंसिडेंट हुआ इसलिए क्योंकि मुझे मेरे 10 ईयर में जब तक मैंने अपनी कॉलेज और स्टडीज़ कंप्लीट करी, हमें कभी नहीं बताया गया कि क्लोरफेनारामीन और फिनाइलेफ्रिन को रिकमेंड करना है बच्चों में। तो मुझे लगता है कि शायद हमें नहीं बताने का कारण यानी कि हमारे टीचर्स या जो हमारे सीनियर्स थे उनको कहीं ना कहीं इस बात का आभास था, और डेफिनेटली ये बुक में लिखा हुआ है अभी भी कि वो चीज़ें नहीं देनी है। बच्चों की खांसी अभी अभी हुई है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि सिरप तुरंत मत लीजिए, भाप से भी काम चल सकता है। याद रखिएगा, स्टीम बच्चों को ज़रूर दीजिए, उससे कफ में बच्चों को फ़ायदा होता है। और फिर केमिस्ट के पास मत जाइए, कंसल्ट ए गुड डॉक्टर जो आपको सही एडवाइजरी भी दे। और
अगर दवा नहीं मिले तो सब्स्टिट्यूट बताने के लिए भी उपलब्ध हों। अभी तक के बातचीत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। बहुत सही। जब किसी सिरप में DG EG निकलता है, गलती सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल, क्वालिटी कंट्रोल या रेगुलेशन कहाँ पे है? देखिए, बात ये है कि DEG जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके पास इम्पोर्टेंस उस सॉल्वेंट या उस केमिकल की बात है कि वो होना ही नहीं चाहिए। तो कंसंट्रेशन या रेगुलेशन से पहले सबसे पहली बात है कि वो अप्रूव्ड ही नहीं है। सो अगर वो किसी मेडिसिन में पाई जाती है तो मेडिसिन ही पास नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी कोई भी लेवल पे वो मेडिसिन पास ही नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक रही है कि हमने उस मेडिसिन में वो केमिकल को चेक नहीं किया क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल। और रॉ मटेरियल जो सप्लायर है वो रॉ मटेरियल सप्लाई तो करेगा, क्योंकि उसका बहुत सारा यूज़ है पेंट इंडस्ट्री में, व्हीकल मोटर्स में और भी चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैच रिकॉल प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए? बैच रिकॉल हमेशा ये होना चाहिए कि जो कि हर बैच, जब भी नया बैच बनता है तो उसकी पासिंग अलग से होती है। अब एक सेकंड मैं रोकूंगा और मैं पहले आपसे आपके लिए डॉक्टर साहब से ही समझना चाहता हूं कि बैच का इंपॉर्टेंस क्या है। बैच का इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे कोई दवा बनती है, पैरासीटामोल बनता है, तो हमारे पैरासीटामोल क्या होता है कि एक बार मैंने मशीन ऑन किया, एक बार मैंने उस चीज़ को मिला लिया और अब शुरू किया। एक बार मैंने मिलाया, शुरू किया, दवा मिलाई, सारा चेक कराया और एक साथ मैंने 1000 बॉटल बनाए। अब मेरे पास जो रॉ मटेरियल था या जिस चीज़ को मैंने मिलाया था वो ख़त्म हो गया। तो ये सारी एक बैच नंबर की दवाइयाँ हुई। अब मैं फिर से मेरी ही कंपनी, वही ब्रांड, वही चीज़ें मेरे ही इंडस्ट्री में और मेरे ही फार्मा कंपनी में बन रही है, पर मैंने फिर से मिलाया ना, तो फिर से चेक होता है। अब वाला तो ठीक है ना। कभी आप ही नींबू पानी बनाते हैं, हर बार आपके नींबू, चीनी और नमक में फ़र्क होता है। तो आपके जो पीने वाले होते हैं वो आपको बैच नंबर चेक करके बताते हैं कि हाँ ये वाला दूसरा टेस्ट है, वो लास्ट वाला बनाए थे ना, वो मस्त बना था। तो उसी तरह से ड्रग कंपनी के लिए, फार्मा कंपनी के लिए भी एक रेगुलेशन है जो चेक करती है इस वाले बैच में कैसा कंसंट्रेशन या फिर जो उसकी स्ट्रेंथ है या फिर वो केमिकल कैसा है। तो बैच से पेरेंट्स को क्या समझ में आता है? बैच से पेरेंट्स को कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स एक बॉटल खरीदते हैं, ना कि पूरी दुकान। सो जब किसी दवा में कोई डिफेक्ट पाई जाती है तो जो रेगुलेशन टीम है वो उस बैच के सारे दवाओं को बैन करती है या टेस्ट करती हैं, और तब पता चलता है कि क्या इसी बैच में, इसी स्पेसिफिक जो फॉर्मुलेशन बना गया उसमें गलतियां हुई हैं कि ये पूरी ही गलत है। अगर मैंने मेरी कंपनी के यहाँ पे 10 डिफरेंट टाइम पे दवा बनी है और 8 बार में मेरे में गलतियां पाई जाती है, तो यानी कि मेरी दवा बनाने की प्रक्रिया में गड़बड़ है। लेकिन मेरे यहाँ 10 बार बनी है और 1 बार में गड़बड़ होता है, तो शायद उस टाइम पे कुछ गलतियां या कोई केमिकल गिर गया जिसके वजह से ये ऐसा हुआ। सो पेरेंट्स को बैच नंबर से बहुत लेना देना नहीं होना चाहिए। केमिस्ट की दुकान पर बिना पर्चे का भी एंटीबायोटिक और कफ सिरप ये सब मिल जाता है, यह क्यों चल रहा है? क्या शेड्यूल H1 का डर नहीं है या ये सिर्फ कागज पे ही है? अभी शेड्यूल H1 और ये मतलब सबके अपने अपने थॉट होते हैं। मेरे को ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज और एजुकेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं सही हूँ और मुझे जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, शायद केरल एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहाँ पे कि आप ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक नहीं खरीद सकते। वो इंडिया का पार्ट है और वहाँ पे आप काउंटर या केमिस्ट से दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं ले सकते। तो सर क्या होता है कि दोनों चीज़ें हैं। केमिस्ट वो भी देना चाहता है, अपने सामान को बेचना चाहता है, और पेरेंट्स भी इंसिस्ट करते हैं जा करके कि हमें ये सामान चाहिए या ये दवा दी जाए। सो एक्चुअली इसमें किसी एक की गलती नहीं है, इसमें दोनों की गलतियाँ कहीं ना कहीं डिफ़र करती है और प्रॉब्लम लाती है। एक पेरेंट्स कैसे समझे कि ये अनक्रेडिटेड लैब से मेडिसिन बना हुआ है या कोई क्रेडिटेड लैब से ये मेडिसिन बना हुआ है?
ज़्यादातर पेरेंट्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जैसे अभी बताया कि बहुत सारे ब्रांड हमने सुने हुए हैं कि ये ब्रांडेड है या एक अच्छे लैब से बना हुआ है। ये बोलना गलत हो जाएगा कि वो पकड़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ ऐसा है कि जैसे मुझे पता चल रहा है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग नामकुम में हो रहा है, तो मुझे समझ में आ जाता है उसमें एक मैन्युफैक्चरर लिखा रहता है, हर मेडिसिन में एक मैन्युफैक्चरर और एक मार्केटेड बाय। सो अगर मुझे लग रहा है कि दोनों में अल्टर है तो चीज़ें सोच सकते हैं हम, लेकिन मैं बहुत शायद नहीं बोलूँगा कि ये उनका काम है समझना कि ये लोकल है कि नहीं है, क्योंकि बड़े एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिसको समझा जा सके। बहुत बार कुछ कुछ कंपनियां भी जो होती हैं वो मार्केटेड और जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अलग अलग रखते हैं। अच्छा, अगली बार कोई पेरेंट्स दवाई ले तो वो बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, ये सब का फोटो लेके सेव करके रख लेना चाहिए मोबाइल में। एक्सपायरी का ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि उनको पता चले कि वो क्या कर रहे हैं, घर पे ही दवा कब से है। जहाँ तक बात है कि ये लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक दवा का नाम, जहाँ पे कि कंपनी और नाम लिखी होती है, और साथ में एक्सपायरी, ये दोनों का दवा का ज़रूर फ़ोटो लेना चाहिए। अच्छा, एक पेरेंट्स को कैसे समझ में आएगा, कोई सिंपल ट्रिक्स बताएगा कि अभी बच्चे को एंटीबायोटिक का ज़रूरत है या नहीं है? सर कैसे समझ में आएगा, 16 साल लगाए मैंने इस चीज़ को समझने में। आप वो समझा देंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। अच्छा, ये डॉक्टर ही समझा सकता है। पहले तो जो भी बीमारी की आप बात कर रहे हैं वो वायरल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, प्रोटोजोअल हो सकती है, एंटी हेलमिंथिक हो सकती है, और भी है, अमीबिक हो सकती है। लेकिन एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया पे काम करती है, तो पहले तो ये समझेंगे कि वो कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। उससे पहले तो ये समझना है कि ये डिजीज़ क्या है। बहुत बार आप लोगों ने आम तौर पे सुना होगा कि हम लोग बोलते हैं वायरल है, तो उस पर तो एंटीबायोटिक काम भी नहीं कर सकती, कौन सी देने की तो बात ही अलग है। यूजुअली वायरल में ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं। आप खा लेते हैं वो एक अलग मुद्दा है, पर मतलब कि वो तो वायरल है ना, तो उसके लिए क्या खाना चाहिए, एंटीवायरल, ना कि एंटीबायोटिक। आप खुद ही बोल रहे हैं ना ये बायोटिक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, तो फिर एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी। आप अगली बार से ध्यान रखिएगा, वायरल हुआ है तो एंटीबायोटिक नहीं खाना, उससे कम नहीं चलने वाला। सही है, सही है। देखिए पॉडकास्ट कितना इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है हम लोग का। नेबुलाइजर वर्सेस इनहेलर, भारत में सबसे बड़ा मिथ क्या है इन दोनों को लेके? नेबुलाइजर वर्सेस इनहेलर, हाँ, ये एक अलग टॉपिक हुआ। हाँ हाँ। और मिथ क्या है इन दोनों को लेकर के, हाँ। ये एक अलग टॉपिक हुआ। कुछ पेरेंट्स को लगता है भाप दिलाना सबसे अच्छा है। बहुत बार आते हैं, कहते हैं कि सर इसको तो खांसी हो गई है, भाप दे दीजिए, या क्या हम भाप दिला लें, या हम भाप दिला करके आए हैं। कुछ पेरेंट्स को लगता है अगर हमने भाप दिया तो मतलब क्या है कि अब इसको पूरी ज़िंदगी भाप की ज़रूरत पड़ेगी, इसको ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि खांसी भाप से ठीक होगी ही नहीं, या नेबुलाइज़र के बिना ठीक होगी नहीं। जहाँ तक बात करें इन दोनों को लेकर के मिथ क्या है, तो मिथ यही है कि उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नेबुलाइज़र और इनहेलर अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है। उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं होना एक दिक्कत का कारण होती है, और यही सबसे बड़ा मिथ है कि अगर एक बार इन्होंने लिया तो पूरी ज़िंदगी लेना पड़ेगा। आयरन डिफिशियंसी और या एनीमिया झारखंड बिहार जैसे बेल्ट में कितना कॉमन है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत कॉमन है ना। अगर हम बात करें बच्चों के लेवल की, तो 10 में से 7 बच्चों में पाया जाता है, और अगर फीमेल है तो 10 में से 9 में मिलता है। ये इतना कॉमन है। तो इस स्थिति में सही स्क्रीनिंग एज क्या होना चाहिए, सही सिरप डोज, और कब इंजेक्शन तक जाना चाहिए? बात स्क्रीनिंग टेस्ट हमेशा होना चाहिए। जब भी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आप आयरन के लिए दिलाएं। आपके खाने में से आयरन की कमी होना, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग कब कराना है। लेकिन हाँ,
जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं वो एक बार आपकी हाथ या आँख देखता है, उसका कारण, या जीभ देखता है, उसका कारण यही होता है कि वो उस टाइम पे स्क्रीन कर रहे होते हैं। जहाँ तक बात है कि हमारे पास आयरन के लिए सिरप, डोज क्या करना है, तो हर चीज़ों का एक अलग अलग मूल्य है। जैसे हमारे पास गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई हैं जिसमें कि जो है हम लोग बच्चों को आयरन देते हैं, वो हफ्ते में 1 बार, 2 बार, महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार ऐसे देते हैं। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनके डोज में भी अलग अलग डोज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिकली डोज और ट्रीटमेंट डोज। 2 अलग डोज क्या हुए? प्रोफाइलेक्टिक यानी कि हम चाहते हैं कि उसको प्रिवेंट किया जाए, ट्रीटमेंट यानी कि अब हो चुका है, अब हम इसको ट्रीट करना चाहते हैं। दोनों के डोज अलग हैं। इंजेक्शन आयरन का देने के एक अलग अलग कारण हैं, जिसमें कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप उसको, ये चीज़ें में आम में जाने तो ऊपर ये जाने कि अगर आपका पेशेंट ओरल नहीं ले पा रहा है कुछ, तो इंजेक्शन ही ऑप्शन बचता है आपके पास। पेशेंट को ओरल लेने के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन बचता है। पेशेंट को ऐसा है एनीमिया जो कि दूसरे कारणों के जैसे B12 की कमी से हो रहा है तो इंजेक्शन बनता है। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जहाँ पे कि हमें आयरन को इंजेक्टेबल देना पड़े। विटामिन डी का हाइप हर रिपोर्ट में लो क्यों रहता है? विटामिन डी मुझे लगता है कि हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। विटामिन डी ऐसा है सर कि विटामिन डी का जो नॉर्मल वैल्यू बनाया गया है ना, वो यूरोपियन और यूएस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। अच्छा। हमारे पास इंडिया का डाटा ही नहीं है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यू क्या है। सबसे पहली चीज़ है, आप पता है कितना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। हाँ, मैं इसीलिए मैं बोला कि हमें विटामिन डी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद बहुत लोग इससे हर्ट होने वाले हैं। हाँ। और शायद बहुत लोगों को दिक्कत आने वाली है दवा लिखने में आगे। हाँ। सो पहली बात तो हमारे पास ये डेटा ही नहीं है कि इंडियन डेटा क्या है, कम और लो और ज़्यादा का। दूसरी बात है कि विटामिन डी, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि जिसका भी कराते हैं सबका कम आता है? हाँ, इसीलिए तो मतलब है क्या? हाँ। कि विटामिन डी कम है या वो हमारा नॉर्मल वैल्यू है? नॉर्मल वैल्यू है इसका मतलब। तो अगर वो हमारा नॉर्मल वैल्यू है तो विटामिन डी का क्या रोल है? तो फिर दवाई क्यों लिखा जाना है? सो मेनली क्या है कि विटामिन डी जो है, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग अभी चलते हैं जो डेटा हमारे पास है। दूसरा, ये लो या हाई पे इसलिए है क्योंकि अब हमारा एक्सपोजर टू सनलाइट बहुत कम हो चुका है। बराबर है। विटामिन डी का मेन सोर्स या अल्टीमेट सोर्स है सनलाइट, जो कि हमारे शरीर पे पड़े, तब हमारे अंदर का पसीना निकले, उसमें जो लिपिड है वो तब चेंज होगी, तब जाके विटामिन डी बनेगा। ओके, मतलब स्वेटिंग के बाद, मतलब सीधे सन रे ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम। ये भी एक बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है हम धूप में हैं तो हाँ, विटामिन डी ले रहे हैं। और विटामिन डी एक पिक्यूलियर टाइम ऑफ सनलाइट पे ही मिलती है। आप अगर उसको थोड़ा डिटेल्स हाँ, जैसे कि आप अगर 2 बजे दोपहर के खड़े हैं सनलाइट में, तो आप उससे विटामिन डी नहीं ले रहे हैं सर, उससे आप रेडी सिर्फ सनलाइट ले रहे हैं। अच्छा, और विटामिन डी कब मिलेगा? विटामिन डी के लिए हम लोग बोला जाता है कि 8 to 11 सुबह के 8 से 11-12 बजे के बीच में। टाइम वेरी हो सकता है, टाइम पीरियड बहुत एकदम मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ। उसी टाइम पीरियड में हमें मिल सकता है। तब मिल सकता है जब स्काई क्लियर हो, तब मिल सकता है जब पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। आप समझ रहे ना? अच्छा, पॉल्यूशन कम हो, स्काई क्लियर हो, सुबह 8 से 11 का बीच का वक्त हो और बॉडी स्वेट कर रहा हो। हाँ, मतलब इतना सनलाइट मिले जिससे कि हमारे लिपिड को कन्वर्ट होने का टाइम मिले, तब विटामिन डी का हमारे कंज्यूम कर रहे हैं। होता है। तो क्या ओवर सप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है विटामिन डी के लिए आज की डेट में मार्केट में? अगर लेवल पे बात करें तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सबका लेवल कम आ रहा है और सबके नॉर्मल लेवल पे कोई डॉक्टर नहीं चला रहे हैं। ओवर सप्लीमेंटेशन हो सकता है, लेकिन क्या होता है, सबको तो लिख ही रहे विटामिन डी खाइए। मेरी वाइफ को भी लिख दिया था उन्होंने, बिकॉज मुझे भी लिख दिया, पिताजी को भी लिख दिया, सबको कम है। हाँ। लेकिन जो विटामिन डी के एक्सेस से होता है, जिसको हम लोग हाइपर विटामिनोसिस डी कहते हैं, वो एक्चुअली लेवल 100 के क्रॉस पे होता है एज पर द करेंट गाइडलाइन और डेटा। तो 100 का क्रॉस होना विटामिन डी में बहुत रेयर पेशेंट्स में या पॉपुलेशन में पाया जा रहा है अभी तक इंडिया में। ठीक है। और कोई भी विटामिन मुझे नहीं लगता है कि आंख बंद करके लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार हमें कहीं ना कहीं एक बार लेवल करवा लेना चाहिए,
कि विटामिन डी का हमारे यहाँ लेवल कितना है तब हम लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है। प्रोबायोटिक सिरप क्या होता है? प्रोबायोटिक्स यानी कि गट के वो बैक्टीरिया, हमारे आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल और हमारे हेल्थ या इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करते हैं, ये प्रोबायोटिक। कब जरूरत है और कब मार्केटिंग प्रोपेगेंडा? ज़्यादा मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है। ज़रूरत कब है, बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइन अभी प्रॉपर नहीं है कि इसमें कंपलसरी है। यू कैन यूज़, बहुत ज़्यादा जब आया था प्रोबायोटिक्स तो वो डायरिया के लिए आया था। जैसे कि हम लोग भी आम तौर पे ये करते हैं कि जब हमें दस्त होता है तो दही खाते हैं ताकि कि गुड बैक्टीरिया बन सके, उसी का कंसंट्रेशन निकाल करके उसी बैक्टीरिया, वही कर्ड वाले बैक्टीरिया या फिर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वही प्रोबायोटिक्स में होते हैं, उनका यूज़ होता है। बात करें कि इसका यूज़ कहाँ है या कर कहाँ सकते हैं, तो अगर मैं बात करूँ जो अभी के सेशन में है तो हम लोग बात कर सकते हैं इन जनरल भी हम लोग दस्त में देते हैं। कभी कभी हम लोग तब देते हैं जब हमें लगता है कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है। कभी कभी हम लोग उसको रेस्पिरेटरी कॉज में भी यूज़ कर रहे हैं। और कभी कभी जो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे ही फंक्शनल एब्डोमिनल पेन है, कभी कभी बीच में पेट दर्द उठता है, तो एक गुड बैक्टीरिया का हम लोग एक कंसंट्रेशन बढ़ाएं या फिर पेट के एक इन्वायरमेंट या उसको ठीक कर सकें, उसके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, डायरिया के लिए जो हमारा ORS गोल्ड स्टैंडर्ड का था जी, तो आज ये स्किप क्यों हो रहा है? नहीं था नहीं, अभी भी ORS ही गोल्ड स्टैंडर्ड है। ओके। फर्स्ट थिंग मेरे प्रिस्क्रिप्शन में डायरिया का एक ही होता है, दैट इज WHO ORS। ORS गोल्ड स्टैंडर्ड है, WHO ORS। कुपोषण, फेलियर टू थ्राइव। गांव कस्बों में पेरेंट्स के लिए एक 7 पॉइंट होम प्लान क्या होना चाहिए? 7 पॉइंट? हाँ, होम प्लान, जैसे कुपोषण से बचने के लिए। कुपोषण से बचने के लिए, कुपोषण एक ऐसी चीज़ें हैं जो ना पेट से शुरू होती है। जो हमारे पास सबसे ऑथेंटिक बुक्स हैं, इंडियन गाइडलाइन, उसका एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है, कुपोषण पेट से शुरू होता है माँ के और कब्र पे ख़त्म होता है। सो कुपोषण क्या, माँ के पेट से शुरू होता है और कब्र पे ख़त्म होता है। सो हम लोग कुपोषण, पहले कुपोषण बोला जाता था कि पतले बच्चे एकदम ऐसे क्लीन एंड थिन, उसको कुपोषित बोलते थे। अब नया आया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। उसमें मोटे बच्चे और जिसमें कि उसमें भी जो कमजोरियां हैं तो वो भी कुपोषित में गिनती आते हैं सर। हाँ, आप बोले कि हमें कैसे 7 पॉइंट रखना है, तो 7 पॉइंट में बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, जिसमें पहला डिस्क्रिप्शन है कि जब भी कोई भी माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके खान पीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। जैसे कि हर डॉक्टर, हमारे आंगनवाड़ी से लेकर के प्राइवेट कॉरपोरेट डॉक्टर सब जो हैं उन माताओं को आयरन कैल्शियम की गोली देते हैं, बताते हैं खाना अच्छा से खाना। अभी भी कहीं कहीं गांव में आज भी ये दिक्कतें आती हैं कि जैसे माताएं प्रेग्नेंट होती हैं हम लोग उसके खाने पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जबकि जो स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि जब प्रेग्नेंट या माताएं जो दूध पिलाती हैं वो 1.5 गुना ज़्यादा एनर्जी और कैलोरीज और सप्लीमेंट चाहिए उनको, जो कि हम लोग लेते हैं उनसे, क्योंकि वो एक नहीं 2 जानों को पाल रही हैं। यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर साथ में बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि माताओं का खाने का ध्यान रखा जाए जब वो प्रेग्नेंट है। दूसरा, बच्चे के जन्म से लेकर के 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। वही अमृत है और वही सब कुछ है उस बच्चे के लिए। बच्चों के जन्म के सिर्फ 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, वही अमृत है। 6 महीने के बाद बच्चों को जब खाना हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, कोशिश करें कि हम कभी भी बच्चों को आउटसाइड फूड या जंक फूड जिसको कहते हैं उससे दूर रह सकें। ये एक बहुत बड़ा आज के डेट में कारण है कुपोषण होने का। आज के दौर में आपके पास जो बच्चा आता है वो ये कभी नहीं लेके आता या उनकी माँ कभी नहीं लेके आती कि ये बच्चा खाता नहीं है। उनका एक ही दिक्कत ये होती है, उनका एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा बच्चा सिर्फ बाहर की चीज़ें खाता है, चिप्स कुरकुरे बिस्किट ज़रूर खाता है,
घर का रोटी सब्जी नहीं खाता, तो ये समझिए कि हमें उनके खाने में पौष्टिक आहार दिया जाए। पौष्टिक आहार मतलब कैसे समझें कि पौष्टिक है नहीं है? मैं शायद डाइवर्ट हो रहा हूँ, मुझे बताइएगा मैं कहाँ रुकूँ, ठीक है? पौष्टिक खाना मतलब कि क्या होता है कि एकदम सिंपल साफ शब्दों में है, जो कि हर आदमी एक घर पे, एक गाँव, एक अनपढ़ आदमी भी जल्दी आराम से समझ सकता है। खाने में 7 रंग के चीज़ें होनी चाहिए, वस्तुएं, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 रंग की, जो हमारे रेनबो कलर वो होने चाहिए। एक रोटी का कलर, एक हरी सब्जी, एक लाल सब्जी, एक कोई फ्रूट जो डिफरेंट कलर का हो, एक गाजर मूली जो हरा होता है, फिर हम उसमें एक हम लोग अपने हिसाब से कभी दाल रखते हैं जो पीली दाल, काली दाल बोलते हैं। सो इस तरह से 7 डिफरेंट वैरायटी अगर आप बच्चे के खाने में रखते हैं तो उसके ग्रोथ, डेवलपमेंट और कुपोषण से बहुत बचाता है। एक दो बात आपने बताया, एक माँ का जब वो प्रेगनेंसी के पीरियड में तब ख्याल रखें, दूसरा जब बच्चा 6 महीना तक है तो माँ का दूध अमृत है, तीसरा 6 महीने के बाद उसको जो फूड आप सप्लीमेंट दे रहे हैं वो हेल्दी फूड होना चाहिए। वो 7 रंग का फूड आप हेल्दी फूड से ज़्यादा है, सबसे पहला बात है कि बाहर के खाने का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। घर के खाने बस एक ही चीज़ें हैं, बहुत सीधे और सरल भाषा में, बाहर का खाना एक्सपोज में नहीं आना चाहिए। ट्रू। 3 पॉइंट और क्या? चौथा पॉइंट हम लोग बात करते हैं। चौथे पॉइंट में मुझे ऐसा लगता है हमारे भारत देश में दूध ओवर हाइप्ड फूड है। कुछ भी नहीं है तो दूध पिला दो। हमारे पास मैं आपको बताता हूँ, माताएं बहनें लेके आती हैं जो कि बच्चों को 1-1 लीटर 1.5 लीटर एक दिन में दूध पिलाती हैं, है ना। दूध हर चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता है, और ये हमें समझना पड़ेगा कि ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है कुपोषण होने का। अच्छा, है ना। सब कुछ चाहिए आपके शरीर में, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, उसी तरह से उस सब चीज़ों का मिश्रण होना। और एक बार आप दूध क्या करता है, एक अच्छा खासा सैटिस्फैक्टरी सेंटर, यानी हम बोले सीधे सीधे पेट बहुत जल्दी भर देता है। अगर आपने कभी 1 गिलास दूध पिया होगा तो आप 1 गिलास दूध पी के आप जैसा आदमी भी आ सकता है काम में, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पेट खाली है। तो आप सोचिए कि उस बच्चे के लिए जिसको 1 गिलास दूध पिला दिया गया, अब वो खाना कैसे खाएगा, है ना। तो दूध हमारे देश में ओवरहाइप्ड फूड है जो मुझे ऐसा लगता है। 5वां, हमें कहीं ना कहीं बच्चों के खाने में प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो खाते हैं अंडा, उनको एग इंक्लूड करना चाहिए। जो अंडा नहीं खाते उनको कहीं पनीर, कुछ अंकुरित चने, कुछ और आइटम जिससे प्रोटीन, टोफू होता है, या फिर हमें सोयाबीन, इन सब चीज़ों को, राजमा, इनको जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपने खाना में, है ना। दाल भी प्रोटीन। छठा, हमारे पास जो ऋतुएं चल रही हैं उस ऋतु में जो सब्जी और जो फल आते हैं वो जरूर दिन भर में एक होने चाहिए। अब ये नहीं एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर्स अवे। जो फ्रूट्स आ रहे हैं सीजनल फ्रूट है। अभी गर्मी का मौसम है तो मुझे आम खाना है, अभी ठंडे का मौसम है तो मुझे मौसमी खाना है। ये ध्यान रखते हुए बच्चे को जरूर देना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए। नेक्स्ट 7 पॉइंट्स। 7वां 7th पॉइंट ये है कि हमें बच्चों को जो है ज़्यादा शक्कर या ज़्यादा नमक वाली चीज़ों से दूर रखना है। ज़्यादा, अच्छा, मार्क माई वर्ड, कि मैं बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ कि एकदम ही नहीं देना है, पर जिसमें एक्सेसिव हो या शुगर एकदम ज़्यादा, वो चीज़ों को दूर रखना है। ये 7 पॉइंट का अगर ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है कि कुपोषण के साथ लड़ा जा सकता है या उसको हटाया जा सकता है जड़ से। और डायरिया का गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज आज भी WHO-ORS ही है। WHO-ORS। आइए हम लोग वैक्सीन पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जी जरूर। वैक्सीन शेड्यूल, कौन से वैक्सीन मिस होते हैं और बाद में कैचअप कैसे कर सकते हैं? कोई वैक्सीन कोई भी मिस हो सकती है, और उसको आप मिस करते हैं, और कैसे उसको कैचअप कर सकते हैं? डिपेंड्स होता है कि कौन कौन से सबके गाइडलाइन है। आइए उसे और थोड़ा पीछे चलते हैं। जी, कौन सा वैक्सीन बहुत जरूरी है, मिस नहीं होना चाहिए? जो वैक्सीन है वो जरूरी है। नहीं, आजकल तो 40 वैक्सीन का लिस्ट दे देते हैं डॉक्टर। नहीं, देखिए ये एक मिथ बनाया हुआ है या एक हर लोग बोलने लग गए हैं। ऐसा कोई नहीं करता है।
पूरे इंडिया में आईएपी गाइडलाइन फॉलो होती है, जिसमें कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ वैक्सीन डाली हुई है। देखिए, आप समझिए कि आपको दो ही तरह की वैक्सीन है। अगर आप बात करें ऊपरी हम लोग एकदम सरल भाषा में, तो एक वैक्सीन जो गवर्नमेंट में लगती है और एक जो प्राइवेट में लगती है। इससे ज्यादा वैक्सीन ऐड नहीं की जाती है। ठीक है। गवर्नमेंट वाली जो गवर्नमेंट सप्लाई कर पा रही है, ऐसा नहीं है कि जो कॉर्पोरेट में है वो कंपलसरी नहीं है। अच्छा। कॉर्पोरेट में जैसे मैं ऊपर बात करूं तो 5 वैक्सीन मेरे नाम में अभी है कि जिसको कि कॉर्पोरेट में मिलती है और गवर्नमेंट में नहीं मिलती है। तो आप मुझे बताइए कि ये लगाना चाहिए कि नहीं। मैं आपसे, आप वैक्सीन के बारे में मुझे नहीं पता कितना नॉलेज रखते, लेकिन आप पीडियाट्रिशियन नहीं है ये मुझे पता है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं 4 वैक्सीन की नाम और वो किस डिजीज़ पे होती है उनके बारे में बात करता हूँ, और आप बताइए वो कितनी ज़रूरत है। पहला वैक्सीन होता है जो 6ठे महीने पे लगता है बच्चों को, फ्लू का, और 6ठे या 7वें महीने में हम लोग टाइफाइड का लगाते हैं। फ्लू यानी जो सर्दी खांसी से दूर रखता है, टाइफाइड जो कि टाइफाइड को कम करने में या उसके अगेंस्ट होता है। तीसरा वैक्सीन होता है जो होता है हेपेटाइटिस ए, जो बड़ों में जॉन्डिस होता है, बच्चों में हेपेटाइटिस बी वाला लगता है, बड़ों का जॉन्डिस हेपेटाइटिस ए, या बड़ों का ना बोले, खान पीन से लगता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, बड़े और छोटे बोलना गलत है, हेपेटाइटिस ए। और चौथा है चिकन पॉक्स, जो हम लोग बोलते हैं माता आ गई। आपको क्या लगता है ये कितने ज़रूरी हैं? बहुत जरूरी, बहुत ज़रूरी है। इस इंसिडेंस के बाद मुझे ये लगता है कि ये जो अभी इंसिडेंट हमने जहाँ से बात शुरू करी थी, उसके बाद मुझे लगता है कि सबको ये समझना चाहिए कि फ्लू का वैक्सीन कितना इम्पॉर्टेंट है ना। इसी तरह से हमारे देश में एक बार टाइफाइड का पूरा एक प्रेवलेंस आया था। हम लोग जान चुके हैं कि पहले जो माता आती थी, जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, वो एक पूरे जिले को ख़त्म कर देती थी। एक बार होती है, या आप लोगों के घर पे भी कभी एक्सपीरियंस किया होंगे कि अगर एक को होता है तो सबको हो जाता है। आप सोचिए कि क्या ये ज़रूरी वैक्सीन नहीं है? बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी वैक्सीन है, और कोई भी डॉक्टर कोई भी वैक्सीन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। जो वो फॉलो करते हैं वो आईएपी शेड्यूल फॉलो करते हैं। इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक ने एक शेड्यूल बनाया है। आगे पीछे होने की वजह से वो ज़्यादा लग सकता है। जैसे कि मुझे लगता है 6ठे महीने में पेशेंट आया है तो मैं फ्लू और टाइफाइड एक साथ लगाता हूँ, लेकिन वही पीडियाट्रिशियन दूसरे हैं, उनको लगता है यार 6ठे महीने पे तो अभी खाना शुरू किया है, या मुझे 2 वैक्सीन नहीं लगाना है, तो 6वें महीने पे फ्लू लगाता है, 7वें महीने पे वो फ्लू का बूस्टर डोज लगाता है, और वो 8वें महीने पे टाइफाइड लगाता है। तो हमें लगता है कि अरे ये तो 3, 6, 7 और 8 इसने ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं है, वैक्सीन वही है। आप मेरे पास एक दिन आके 3, अगर मेरे को उस कंपोजिशन में 3 बैठता है तो हम 3 लगाएंगे, और मुझे लगता है कि एक अलग अलग मुझे स्लॉट में लेना है तो वो एक अलग अलग स्लॉट में होता है। कुछ डॉक्टरों का ऐसा भी मानना है कि अगर मैं 6, 7 और 8 मंथ पे, या 6, 7, 9 मंथ में बच्चों को बुलाता हूँ वैक्सीन देने के लिए, तो मैं उसको हर बार ये एग्जामिन कर पाऊंगा बच्चा कैसा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अलग अलग स्लॉट पे वैक्सीन लगाने का। तो वैक्सीन ज़रूरी हो। वैक्सीन से कुछ लोग डरते हैं, ठीक है। 3 डेटा पॉइंट बताइए जिससे पता चले कि हर पेरेंट को पता होना चाहिए कि क्यों वैक्सीन लगाना चाहिए। हमें वैक्सीन से डरना नहीं है। वैक्सीन हम डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ले रहे हैं, तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। 3 पॉइंट अगर आप मुझसे बात करेंगे तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हमें हमारे डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि ये वैक्सीन क्या है, किस बीमारी के लिए है और कितना इंपॉर्टेंस रखती है, पहला। दूसरा बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए वैक्सीन रिलेटेड, हमें उनसे वहीं पे पूछना चाहिए कि इस वैक्सीन के रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट या उनका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या आ सकता है। तो हमारे ये 2 चीज़ें पूछने के बाद ज़्यादातर हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं कि वैक्सीन से हम फेमिलियर हो जाते हैं कि ये वैक्सीन इस बीमारी के लिए है और ये वैक्सीन के साथ में क्या क्या होने का रिस्क है। तो ये 2 चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती है पेरेंट्स को जानने के लिए कि वैक्सीन क्या है और क्यों रखना चाहिए। एक टॉपिक जो छूट गया जब हम लोग फीडिंग और कुपोषण पे बात कर रहे थे, एक और मिथ है जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत वायरल है कि जो कॉम्प्लान या इस तरह के जो सप्लीमेंट्री फूड्स आते हैं 6 to 12 months, 0 to 6 months, 1 year to 2 year, 3 year, 4 year, क्या ये फूड एज ए सप्लीमेंट फूड बच्चों को देना हेल्दी माना जाए? बिग नो। बिग नो। कंपनी वाले आपको बहुत 0 नहीं माइनस में रेटिंग 10 आउट ऑफ बोलते हैं ना, 10 आउट ऑफ तो 10 -10 बिग नो, नो कंप्लेन।
नो कंप्लेन, नो कॉम्प्लान, नो कंप्लेन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्क्रीन टाइम पे भी बात करते हैं। स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ता जा रहा है, ये तो सच है। क्या क्या साइड इफेक्ट आप देखते हैं? रियल वर्ल्ड केस क्या कहता है? स्क्रीन टाइम के साइड इफेक्ट नहीं बोलिए, इफेक्ट बोलिए। हाँ, एक ही बात है। या हाँ, आप डॉक्टर साहब हैं, आप सही बोल रहे हैं। नहीं, साइड इफेक्ट मतलब हो गया, मेन इफेक्ट पे बात करते हैं। हाँ, इफेक्ट क्या है ये जानना है। उसके साइड इफेक्ट कैसे आते हैं स्क्रीन टाइम के? मुझे नहीं समझा। स्किन निकल के बाहर थोड़ी आती है। अच्छा, साइड इफेक्ट मतलब कि अगर साइड इफेक्ट ना हो, जैसे मेरे दवा के साइड इफेक्ट हैं हमारे पास सारे दवाओं के, लेकिन अगर उसको साइड इफेक्ट नहीं माने, अगर उसको सही मात्रा है उनका साइड इफेक्ट नहीं होता तो इफेक्टिव है ना। तो मुझे तो नहीं लग रहा दूर दूर तक कहीं स्क्रीन टाइम इफेक्टिव है। अच्छा, बच्चे इंगेज रहते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीख जाते हैं। इंगेज रखना किसको है? यूट्यूब से बच्चे बहुत सारी चीज सीख रहे हैं। इंगेज रखना किसको है? बच्चों को रहना इंगेज है या आप रखना बीइंग अ पेरेंट चाहते हैं? कभी कभी हम पेरेंट्स भी चाहते हैं। हाँ, सो स्क्रीन टाइम पेरेंट्स चाहते हैं, बच्चे नहीं चाहते हैं। देखिए मेन रोल बड़ा बात है, एग्रीड, कि स्क्रीन टाइम पेरेंट्स चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बोलते हैं चलो खेलो मेरे साथ, हम जाना नहीं चाहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, या हम खुद स्क्रीन टाइम में बिजी हैं। आपके बचपना कितना स्क्रीन टाइम में निकला? उस समय तो मोबाइल ही नहीं था। सो आप अभी मोबाइल पसंद करते हैं या अभी भी दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद करते हैं? मोबाइल। क्यों? क्योंकि दोस्त नहीं है। हाँ। सो पहले हमारा इंडिया फेमस था जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, और हमारे मोहल्ले होते थे। भाइयों, मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। और हमारे मोहल्ले होते थे जहाँ हम रहते थे, है ना। आज जिसको सोसाइटी का नाम दिया गया है, तो बेसिकली क्या होता था कि बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनका प्ले बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जितना वो खेलेंगे वो उतना मेंटली, फिजिकली दोनों ग्रोथ कर पाएंगे। स्क्रीन टाइम हमने क्या किया कि हमने एक अपना स्केप मीन्स खोजा। पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट्स, मुझे कहीं जाना है, मुझे काम कराना है, मुझे बच्चे को खिलाना है, मुझे शॉपिंग जाना है, तो क्या करो कि बच्चे के हाथ में दे दो मोबाइल। अगर मेरा बच्चा रो रहा है तो शायद मोबाइल की जिम्मेवारी नहीं है उसको शांत कराना, वो मेरा बच्चा है। हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम बच्चे को गोद में लें, शांत कराएं और उससे बात करें। सो सबसे पहला चीज़ है कि मोबाइल को हमें देना ही क्यों है। मैं बताता हूँ एक केस। हाँ, एक केस लेते हैं हम आपके लिए, और हमारे लिए भी कहीं फिट हो जाएगा। न्यूक्लियर फैमिली, लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस, बढ़ती हुई कॉस्ट हर चीज़ों का, और 4 दीवार की कोठरी वाला घर में, जिसको हम घर मान लेते हैं, 2 रूम 2 BHK वाला फ्लैट में, बच्चा न तो पड़ोस को जानता है, न बच्चे का बाप मैं अपने पड़ोस को जानता हूँ। वैसे हालत में हम बच्चों को स्क्रीन नहीं दें तो क्या करें? आप बच्चे के साथ उस कमरे में, उस कोठरी में, उस घर में उसके साथ खेलें। और तो घर का खर्चा कैसे निपटेगा? क्यों? क्योंकि मैं अकेला सिंगल कमाने वाला व्यक्ति हूँ, या हम हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने वाले व्यक्ति हैं। तो यानी आप जाना चाहते हैं ना बाहर कमाने के लिए? बिल्कुल। तो बच्चे को कहाँ छोड़ना चाहते हैं? घर के अंदर। तो मतलब क्या आप अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक 6 महीने के बच्चे, 7 महीने के बच्चे को घर पे छोड़ के आप बाहर चले जाएंगे? 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। जब वो 5 साल का हो चुका है तो उसके हाथ में बुक्स आ चुकी है, वो समझना सीख चुका है कि क्या खिलौना है, क्या उसके चीज़ें हैं जिस पे वो स्पेंड कर सके। और मुझे अभी भी लगता है कि 5 साल के बच्चे के पेरेंट्स भी उसको अकेले घर छोड़ के नहीं जाते हैं। एक उनके पास ग्रैनी आजकल बोलते हैं, वो रखते हैं ग्रैनी को, या किसी के भरोसे, या बहुत बार देखा अभी अब जो ट्रेंड है वो प्ले स्कूल में छोड़ते हैं, तो उनके पास खेलने के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद जब वो और बड़ा हो जाता है तो वो पढ़ाई करने लगता है और उसके दोस्त बन जाते हैं। आपके नहीं है, उनके बन जाते हैं। स्कूल के बाद जब अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग है
तो किसी एक के भरोसे हम घर में उनको छोड़ के जाते हैं। हाँ, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, छोटे तो से जब रूम हम में बंद ग्रेनी हैं। के भरोसे उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारे पास ग्रेनी और हमारे बीच में ये कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि ये खिलौने इसके लिए हैं, इनके साथ इसको खिलाना है, वो इंगेज रहेगा। वो बच्चा उस ग्रेनी के साथ इंगेज रहता है। हमारे पास कुछ मदर्स आती हैं जो ग्रेनी रखती हैं, बच्चा उस ग्रेनी को बहुत अच्छे से पहचानता है, तो हम उसके साथ इंगेज कर सकते हैं। इससे वो सोच करके कि हम मोबाइल दे करके चले जाए, तब भी आपको एक इंसान की ज़रूरत होगी वहाँ पे जो कि उसका ध्यान रख सके। वो ही इंसान उसके साथ मैच करने में और मोबाइल हटाने में मदद कर सकता है। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। घर में एक मिनी फर्स्ट एड या मेडिसिन किट बनाएं तो कौन सा 10 चीज़ घर में रखें और क्या नहीं रखें? 10 चीज़ें, पता नहीं मैं 10 चीज़ें बता पाऊंगा। कोई बात नहीं, कौन सी चीज़ रखें? WHO ORS, बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। WHO ORS, नेज़ल सलाइन का ड्रॉप आता है जो कि बहुत सेफ होता है। एक पैरासीटामोल का ड्रॉप या सिरप, जिस तरह से आपके बच्चे और पीडियाट्रिशियन एडवाइस करते हैं। एक उल्टी की दवा, एक घर पे कॉटन रोल और बैंडेज जरूर होना चाहिए। एक नॉर्मल बीटाडीन या फिर घर पे एक ऐसा ऑइंटमेंट जो कि घाव पे या चोट पे लगा सके और आपके पीडियाट्रिशियन उसको रिकमेंड करते हो। मोर और लेस मुझे लगता है कि इसमें बेसिक चीज़ें जो इमरजेंसी में फॉर अ टाइम पीरियड दिया जा सके एज अ फर्स्ट एड कवर हो जाती है। ओके। लेबल पढ़ना सीखें, अगर आप सिखाएं तो 1 मिनट का बताएं कि क्या वो पढ़ें मेडिसिन के लेबल पे पेरेंट्स। नाम, अगर आपके डॉक्टर कंपोजिशन लिखते हैं या आपको पता है तो वो बहुत अच्छी बात है। उसकी एक्सपायरी डेट, उस पर स्पेसिफिक प्रिकॉशंस या गाइडलाइन दी होती है कि उसको कैसे यूज़ करना है वो, और उसके बाद उसको रखने का एक लिखा रहता है कि इसको यहाँ पे लाइट के से दूर रखा जाए या ठंडे में रखा जाए या कहाँ पे रखना है वो। ये 5 चीज़ें काफ़ी है एक पेरेंट्स होने के खातिर, जितना हम ऊपर स्तर पे जान सकें। इमरजेंसी या रेड फ्लैग, कौन सा मोमेंट बच्चों के लिए हम ये समझें कि ये इमरजेंसी है? क्या सिम्टम्स देख के हम समझ लें कि ये इमरजेंसी हो सकता है? हमें जी इमरजेंसीज और रेड फ्लैग हर डिजीज के लिए अलग अलग होती है। हमें कुछ सिम्टम्स बताएंगे जो घर में मैं देख के अपने बच्चों को समझ सकूं कि मेरा बच्चा को इमीडिएट डॉक्टर्स को विजिट करने की ज़रूरत है। आपका बच्चा या तो सुस्त हो जाए या बहुत क्रैंकी हो जाए, पहला। दूसरा, आपका बच्चा खाना छोड़ दे एकदम टोटली। तीसरा, आपका बच्चा जो है पेशाब 6-7-8 घंटे में ना करे। आपके बच्चे को हाथ पैर टाइट करे, आँख ऊपर करे या झटके जैसे आने लगे। बच्चों में आपकी बात ये हो सकती है कि बच्चे को बहुत उल्टियाँ, बहुत दस्त होने लग जाए। तो ये चीज़ों के लिए तो कंपलसरी डॉक्टर के पास आपको विजिट करना है। या आपका टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि 102, 103 ऐसे क्रॉस करने लगे, तो आपको इमिडिएटली जो भी नियर बाय पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर, इमरजेंसीज हॉस्पिटल है वहाँ रीच करना चाहिए। मेरा बच्चा 5 साल का, मैं आपके लिए भी पूछ रहा हूँ, हो सकता है मेरे बच्चे जैसे आपके भी बच्चे हों, वो अक्सर रात में बेड पे सुसु कर देता है, क्या कारण हो सकता है? इवन वो सुसु करने के बाद सोने जाएगा, फिर भी वो 2-3 घंटे के बाद सुसु कर देगा। ठीक है, ये अपने आप में एक डिजीज़ है, 2 तरह की होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉक्चुरल एन्यूरेसिस और बेड वेटिंग। सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो बेड में पेशाब कर देना। वो उस डिजीज़ पे क्या है, क्या कारण है, इसी के लिए एक पीडियाट्रिशियंस हैं जो इसको पूरा एनालाइज करेंगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसकी हैबिट नहीं बनना, उसका रात में पानी ज़्यादा पीना, उसके खाने में कुछ ऐसे पदार्थ होना जिससे पेशाब बढ़ जाए, कोई डिजीज़, इन्फेक्शन होना, या फिर जब बच्चे का ग्रोथ या डेवलपमेंट या जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा उस दौरान में पेशाब के रास्ते या किडनी में कोई डिफेक्ट आ जाना। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसके लिए हर बच्चे के बच्चे अलग अलग होते हैं और उनका हर का ट्रीटमेंट एक अलग है। ओके। बच्चा रात में जब सोता है, मेरा 5 साल का बच्चा है, और रात में वो दांत किटकिट करता रहेगा, क्या वजह हो सकता है? हाँ, वजह तो इसकी होती है, दिस इज़ अ बिहेवियरल इश्यूज। ओके, नथिंग रिलेटेड टू इसकी क्या हेल्थ इश्यूज हैं या क्या वजह है।
ऐसा मिथ है कि अगर दांत किटकिटा रहा है तो बच्चे के पेट में कीड़ा है। ये मिथ ये है। मिथ है। ये मिथ है। बच्चा रात में नींद में दांत किटकिटा रहा है तो पेट में कीड़ा है, ये मिथ है। आज के डेट में तो इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं अपने ओपीडी में पा रहा हूँ वो है स्क्रीन टाइम और मोबाइल, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। ठीक है, क्यों, क्या इफेक्ट है उसका और ऐसा क्यों क्या हो रहा है? कुछ है रिसर्च आपके पास? हो क्यों रहा है, इफेक्ट क्यों है, रिसर्चेस तो मेरे पास नहीं है। जितना मैं इसके अक्रॉस आया हूँ और जितना मैं जान पाया हूँ, उस टाइम पे उस बच्चे का ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जो ब्रेन इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। तो एक एक कनेक्शंस जो है डिस्चार्ज देते रहते हैं, एक पल्स इम्पल्स भेजते रहते हैं, और उस टाइम पे ये होता है क्योंकि बच्चा जस्ट स्क्रीन टाइम या इतना दे करके सोया। अगर आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आप सपना वही देखते हैं जो अभी आप देख करके सो करके मूवी टीवी ज़्यादा देखें। तो वो सपना उस टाइम पे उनको इतना एक्टिव करता है कि एक मैकेनिज्म है, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो वो इसको भी कंट्रोल कर रही है, ये चीज़ें शुरू हो जाती है। ओके। एंटीबायोटिक के बिना डॉक्टर कमजोर है, यह सोशल प्रेशर सच है या कुछ और है? एंटीबायोटिक के बिना डॉक्टर सबसे मजबूत है, ये डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सच है। पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझसे भी पूछेंगे तो शायद हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारा प्रिस्क्रिप्शन ख़त्म होता है, आजकल पेरेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सर एंटीबायोटिक दे दिए हैं ना। ये हमें बहुत वीक कर देता है, क्योंकि आज की जनरेशन जो बच्चे रिप्रोड्यूस कर रही है ना, वो जेनजी जनरेशन से। जेनजी जनरेशन्स डॉक्टर मार्केटिंग करती हैं, एक एक दिन में 3-3 डॉक्टरों के पास विजिट करती हैं, और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल उनके हिसाब से होता है, ना कि डॉक्टर ने जो एडवाइस किया हो। और ये हमें बहुत मुश्किल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी एक ऐसी इनसिक्योरिटी कभी कभी होने लगती है कि शायद मैं पेशेंट लूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ। और वो गलतियाँ नहीं, वही एक एक्चुअली वे ऑफ ट्रीटमेंट है कि एंटीबायोटिक जहाँ नेसेसिटी हो सिर्फ वहीं दी जाए। तो हाँ, डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत मजबूत हैं। जब तक हमें एंटीबायोटिक नहीं लिखना होता है हम बड़े हैप्पी होते हैं, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे पास अभी बहुत सारा स्कोप बाकी है और वी आर डूइंग द बेस्ट। बट पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी हमें एहसास होता है कि हम लोग वीक हो रहे हैं, वी आर लूजिंग, वी आर डूइंग रॉन्ग, और मना करने के बाद भी वो दवा दुकान से, केमिस्ट शॉप से या दूसरे डॉक्टर से ले करके एंटीबायोटिक ज़रूर आते हैं। बस 2 क्वेश्चन है, चलेगा या नहीं? हाँ, खत्म हो जाएगा। क्या पेडियाट्रिक्स में कमर्शियल टारगेटिंग अब भी समस्या है? आप मुझे इसको और थोड़ा विस्तार में पूछेंगे। ब्रांडेड सैंपल, इंसेंटिव, लालच। समस्या मतलब किस सेंस में? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि मैं नहीं समझता हूँ। खुल के मैं बात करता हूँ, अगर आपको ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाए तो बेचने का एक टारगेट हो रहता है। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं उसी पे आ रहा था कि मेरा कहना है कि बीइंग अ डॉक्टर मेरा काम डिजीज़ ठीक करना है, ना कि फार्मा कंपनी को ठीक करना और ना कि पेरेंट्स को ठीक करना। सो मुझे लगता है कि आज भी जिनको मैं डॉक्टर बुला सकूं, डॉक्टर वो हैं जो डिजीज़ ठीक करते हैं, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डिजीज़, जो पेशेंट ठीक करते हैं, ना कि वो और कुछ काम करते हैं। द मोमेंट आप अपने इंसेंटिव, आप अपने बेनिफिट, आप मॉनेटरी सोचने लगते हैं, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर के डेफिनेशन में आते हैं अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे शायद पैसे कम मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है, और आप इतने कैपेबल और अच्छे डॉक्टर हैं, तो मुझे लगता है आपको आपकी फीस बढ़ा देनी चाहिए। चीज़ों को कभी आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ कि किसी ने आपको प्रलोभन दिया कि डॉक्टर साहब ये दवाई इतना लिख दीजिएगा तो हम आपको हेलीकॉप्टर दे देंगे? हाँ, नहीं, कभी नहीं, बहुत बार हुआ। तो मैं हर बार लॉस में रहा, कर नहीं पाया उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल। हुआ कई बार, लगता है कहीं अफसोस, कहीं छूट तो नहीं गया कुछ। एक और चीज, हॉस्पिटल बिल बनाम अनावश्यक टेस्ट। लोगों का एक परसेप्शन है हॉस्पिटल में जाएंगे दुनियादारी का टेस्ट लिख देगा, क्या रियलिटी है? हाँ, बहुत वास्ट है ये टॉपिक। नहीं, एक लाइन में आंसर करेंगे।
एक लाइन में आंसर करना बड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। आगे बढ़ते हैं। अगर शासन आपको 3 पॉलिसी सुझाव मांगे, दवा सुरक्षा पे, लैब स्टैंडर्ड पे और पेरेंट एजुकेशन पे, आप क्या ड्राफ्ट देंगे एक लाइन में? दवा सुरक्षा ना, दवा सुरक्षा पे कोई भी दवा जो मार्केट पे आती है उसकी पूरी टेस्टिंग और उसके रेगुलेशन के बाद आनी चाहिए, ये कंपलसरी है। आज भी तो वैसे ही है? शायद नहीं। दूसरा लैब स्टैंडर्ड। लैब स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ मेडिसिन और इन्वेस्टिगेशन? नहीं, मेडिसिन। हाँ, लैब स्टैंडर्ड इट इज़ गुड इनफ कि हमारे को सारे चीज़ स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। उनके जो केमिकल्स, उनके जो सॉल्यूशंस, या फिर हम लोग बात करें कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको ज़रूर चेक करना चाहिए। और वो चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो रही है, लूप होल हर जगह है। पैथोलॉजी में भी ले लेते हैं लैब स्टैंडर्ड पे, वहाँ भी हमने कई बार पढ़ा है कि डिस्क्रिपेंसीज हैं। हम लोग इसको बोलते हैं ना कि पैथोलॉजीज में एक प्री टेस्ट होता है। हर जो भी इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं उसके लिए उनका प्री टेस्ट करना पड़ता है कि आपका कितना अप टू डेट है। उसके लिए कोई बहुत अच्छे गाइडलाइंस या नॉर्म्स या रेगुलेशन नहीं है। गाइडलाइंस तो हैं, सॉरी टू से कि गाइडलाइंस नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। अच्छा, रेगुलेशन नहीं है? हाँ, जैसे कि ये तो बहुत, आप लैब तो बहुत अंदर मेडिसिन में घुस गए। आप कभी आपने सामान खरीदा होगा, अगर सब्जियां कभी खरीदी तो एक बटकरा कह के कहते हैं, जो वेट नापने के लिए होता है, उसके भी एक गाइडलाइन है। हर 3 महीने में या हर 6 महीने में या हर साल में जो भी गाइडलाइन है उसका चेक होना चाहिए एक प्रॉपर लैब से कि वो 1 kg का 1 kg है। आपको लगता है ऐसा होता है? या आपने कितने बटकरे को देखा है कि उसमें टेस्टेड का मार्किंग है? उसी तरह से हर लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एक नॉर्म्स बने हुए हैं। ये मशीन का इतना सैंपल रन होने के बाद या इतने दिन के बाद इसका चेक होना चाहिए। वो चीज़ें हैं, लोग कर भी रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं कर रहे हैं। हमारे रांची, इनफैक्ट हमारे पीछे बैकवर्ड में जाएं तो और भी छोटे छोटे जगहों पे भी हो रहा है, पर सब जन नहीं कर पा रहे हैं। वॉट एवर द रीज़न इज़, रेगुलेशन। आप क्या ड्राफ्ट पॉलिसी में देंगे, कैसे उसको करें? मुझे लगता है कि इस चीज़ को ध्यान दिया जाए और इसकी फैसिलिटी, मतलब बेसिक चीज़ें हैं कि जहाँ से करवाना है या जो नॉर्म्स है उसको फुलफिल करने के लिए अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। पेरेंट एजुकेशन के लिए आप क्या देंगे? पेरेंट एजुकेशन के लिए मुझे लगता है कि जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा चलाते हैं उससे ज़्यादा हमें कुछ ना कुछ हर एक में एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, जो कि बच्चों के या जिसके लिए भी हर एक आम जनता के लिए हेल्थ एसोसिएटेड ज़रूर होना चाहिए। कौन सा एडवर्टीजमेंट का आप बात कर रहे हैं? जो योजना सबका या कुछ और सा एडवर्टीजमेंट? दवाई का जो हम दूसरी चीज़ें चलाते हैं। नहीं, दूसरी चीज़ में दवाई, ऐसे आप बच के नहीं जा सकते। नहीं, ये बचने का नहीं, मतलब सीधा सीधा सा एक कारण है। जैसे कि अगर हम लोग पहले बात करें तो मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन रहा हूँ और उसमें एक हमारे गॉड ऑफ द क्रिकेट बोला जाता है सचिन तेंदुलकर साहब। उस टाइम पे उन्होंने एक शुरू किया था, संडे हो या मंडे रोज खाओ वनडे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता था आम जनता में, क्योंकि एक बिग पिक्चर, एक बिग नेम इस बात को बोलता है और लोगों को पता चलता है कि मंडे खा सकते हैं। वैसे ही खून की कमियां, जैसे अभी हमने बात करी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये हमें एक बार ज़रूर चलाना चाहिए। हमें ये ज़रूर चलाना चाहिए कि कुपोषण कितना है, उसके लिए कैसे फाइट कर सकते हैं। हमें ये ज़रूर चलाना चाहिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उसकी हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाए। सो पेरेंट एजुकेशन पे हमारी थी कि पेरेंट्स एजुकेशन में जैसे कि बहुत सारे वो केसर भी बिक रहे हैं मार्केट में, है ना, तो केसर, दाने दाने में केसर का स्वाद, वहाँ पे दाने दाने पे आयरन का स्वाद आना चाहिए तो मज़ा आएगा। अच्छा, आप इस लेवल पे बात करते हो। मुझे तो लगा कि योजना वाला जो बात चल रहा है, बिहार में इलेक्शन है, 10,000 रुपये हर मैया को दिया जाएगा, तो उस झारखंड में रहना है। ठीक है साहब, खांसी से डर नहीं लगता है, गलत दवाई से डर लगता है क्या? इस पे आप क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि ना खांसी से डरना चाहिए, ना गलत दवाओं से डरना चाहिए, ना किसी चीज़ से डरना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जिसका काम है उसको करने देना चाहिए।
खांसी के लिए दवा रिकमेंड करने के लिए डॉक्टर बैठे हैं। आप डॉक्टर से मिलिए और आपके सवाल होने चाहिए। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आपके सवाल होने चाहिए ये क्यों और ये क्यों नहीं, इससे लेने से क्या हो सकता है, ये ज़रूर सोचना चाहिए हमें, है ना। आम तौर पे आम जनता के पास समय इतना नहीं होने के कारण आप डिटेल पे नहीं जा सकते, पर हमें ये ज़रूर बोलना, हमें एक आदत बनानी चाहिए कि द प्रिस्क्रिप्शन जब ख़त्म होना तो हम डॉक्टरों को एक इंसिस्ट नहीं करें बीइंग अ पेशेंट, बीइंग अ पेरेंट्स। हम लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं जब वो बोलते हैं ना कि 2 दिन बाद मिलिए, आप शाम में या फिर अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग में आके आप ये चीज़ें नहीं, आप उसको शांत नहीं, बहुत ही खांस रहा है सर, ये नहीं ठीक होगा, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर आप उसको देते हैं ताकि कि वो उसको लूज़ ना करे और वो उनको लिखना पड़ता है। बिल्कुल। गुड मेडिसिन इज़ व्हाट जो पेशेंट ट्रीट करे। गुड मेडिसिन इज़ नॉट कि वो जो पेरेंट्स या गार्जियन या रिलेटिव को ठीक करे। दोस्तों, हम बेबाक बात कर रहे थे, एक जरूरी संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे जहर सिरप है या जिम्मेदार सिस्टम है। हम बात कर रहे थे कि मीठी दवाई से क्या डर लगता है। साहब, खांसी से डर नहीं लगता, गलत दवाई से डर लगता है। इतने बेबाक हिचक होकर बोलने के लिए आज के इस पॉडकास्ट में हम अपने डॉक्टर साहब को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट कनेक्ट किया होगा, और अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से दोबारा कनेक्ट करने का। और आप सारे लोगों के तरफ से भी डॉक्टर साहब का शुक्रिया, और आप सारे लोगों दर्शकों का ढेर सारा शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। हाँ, जाते जाते मैं एक बार फिर से गुजारिश करूँगा आपसे भी और डॉक्टर साहब से भी कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिन्हें लगता है कि साहब कफ सिरप से डर नहीं लगता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। कोशिश, शायद मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर सवाल के ऊपर जस्टिफिकेशन कर सकूं। ये तो ऑडियंस बताइए कि आपका जवाब कितना सही था। ठीक है, थैंक यू सो मच, और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सारे लोगों का शुक्रिया।